हेलो नमस्कार दोस्तों, मेकिटजी स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से है। राजस्थान की भाषा एवं बोलियां टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, स्टार्ट से एंड तक वन बाय वन करके आपको नोट्स जो है मेकिंग कर लेना है। इससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान भाषा एवं बोलियों के अंदर जो चैप्टर है इसके अंदर करवाया जाएगा, नोट्स आपको जो बनवाए जाएंगे, इनके बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है नोट्स फॉर्मेशन के बाद में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ। स्टार्ट करते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या क्या मान्यताएं हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं कि इसकी उत्पत्ति क्या मानी जाती है। तो 12वीं शताब्दी के अंत में जो शौरसेनी प्राकृत जो थी, जो गुजरी अपभ्रंश से आई थी भाषा, उससे जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो उत्पत्ति का स्रोत क्या है? 12वीं शताब्दी के अंत में जो शौरसेनी प्राकृत जो थी उसके गुजरी अपभ्रंश से। आपको यह भी पूछ लेगा किस अपभ्रंश से और कौन सी भाषा? शौरसेनी प्राकृत भाषा। इनके बारे में मान्यताएं क्या हैं? राजस्थानी भाषा के बारे में मान्यताएं क्या क्या हैं? अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आपको उत्पत्ति के बारे में लिखना है, इसके बाद में क्या क्या मान्यताएं हैं। जो जॉर्ज गियर्सन है वो क्या मानते हैं? जॉर्ज गियर्सन और जो मेनारिया जी हैं, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया जी, उनका मानना है कि नागर अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है। किनका? गियर्सन का और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया का। क्या मानना है? जो नागर अपभ्रंश है उनसे राजस्थानी की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता है मोतीलाल मेनारिया, के.एम. मुंशी। इनका मानना है कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, गुजरी अपभ्रंश से। तो आपको पूछेंगे कि गुजरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किन विद्वानों ने मानी है? तो आपको मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी ऑप्शन में दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट नाम राजस्थान की भाषा और बोलियों के अंदर है एल.पी. टेसीटोरी, इनका और महावीर प्रसाद शर्मा का। इनका मानना है कि शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। एल.पी. टेसीटोरी और शर्मा जी का क्या मानना है कि शौरसेनी अपभ्रंश है, इससे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। मान्यताएं क्या हैं, उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो उद्धोतन सूरी जी हैं उनके द्वारा जो एक पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक का नाम क्या है? कुवलय माला। और पुस्तक जो लिखी गई है कुवलय माला किसके अंदर? मरु भाषा के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है पिंगल शिरोमणि। इसके कवि हैं कवि कुशललाभ। पिंगल शिरोमणि किसने लिखी है? कवि कुशललाभ ने। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने। ये किन भाषाओं के अंदर हैं? मारवाड़ी भाषा के अंदर। पिंगल शिरोमणि इनके कवि कौन है? कुशललाभ। आईने अकबरी इनके कवि कौन है? अबुल फजल। किस भाषा के अंदर? मारवाड़ी भाषा के अंदर। मरु भाषा में उद्धोतन सूरी ने लिखी है कुवलय माला। बुक का नाम क्या है? किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। नेक्स्ट देखना कि जो गियर्सन है वो मेनली राजस्थान की जो भाषाएं हैं, राजस्थान पूरे राजस्थान के अंदर कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो ये 5 भाग हैं। कौन सी बुक के अंदर इन्होंने विभाजित किया है? तो याद रखना लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। किसकी बुक है? जॉन इब्राहिम गियर्सन की। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किन की पुस्तक है? गियर्सन की पुस्तक है। इस पुस्तक में राजस्थानी भाषा को कितने भागों में इन्होंने विभाजित किया है? तो 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है, मतलब 5 क्षेत्र विभाजित किए हैं। कौन कौन से किए हैं? पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। ये मतलब राजस्थान की जो पूरा क्षेत्र है उसमें जो राजस्थानी भाषा है उनको 5 भागों में इन्होंने विभाजित किया है। किन्होंने? गियर्सन ने। नेक्स्ट पॉइंट देखना एल.पी. टेसीटोरी। जॉर्ज गियर्सन और एल.पी. टेसीटोरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसीलिए इनकी मान्यताएं भी मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं। तो देखना एल.पी. टेसीटोरी जो हैं
इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम याद रखना है आपको, राजस्थानी भाषा को 2 भागों में विभाजित किया है। गियर्सन ने तो 5 भागों में विभाजित किया है और टेसीटोरी ने 2 भागों में, कौन कौन सी, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी, 2 भागों में विभाजित किया है राजस्थानी भाषा को। ठीक है, अब जो राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। ये स्टार्ट में मैंने इंट्रोडक्शन बताया कि क्या मान्यताएं हैं, उत्पत्ति के बारे में क्या मान्यताएं हैं, और जो प्रमुख विद्वान हैं राजस्थान भाषा बोलियों के अंदर, गियर्सन का नाम आता है, एलपी टेसीटोरी का नाम आता है। तो इनकी पुस्तकों में इन्होंने, इनके पुस्तक का नाम याद रखना और कितने भागों में इन्होंने विभाजित किया वो याद रखना है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, राजस्थानी भाषा है उसकी बोलियां, उपबोलियां दोनों के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सी बोलियां किन क्षेत्रों के अंदर बोली जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, जो राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं उसमें मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बोली जो मारवाड़ प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश कौन सा है, पाली, जोधपुर, ये आसपास का एरिया है, पश्चिमी राजस्थान का एरिया, इसमें बोली जाती है मारवाड़ी। सिंपल आपको ध्यान में होगा। इसका साहित्य क्या कहलाता है, इसका साहित्य डिंगल, 2 साहित्य पिंगल और डिंगल। तो डिंगल कौन सा है, मारवाड़ी वाला है। ठीक है, उपबोलियां कौन सी हैं, मारवाड़ी भाषा, आपको पॉइंट डालना है, मारवाड़ी भाषा। इसकी उपबोलियां कौन सी हैं, मारवाड़ी भाषा की बात कर रहा हूं, तो मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थड़ी। थड़ी क्षेत्र जो जैसलमेर का बताया मैंने, जो उठा हुआ भाग होता है रेगिस्तान के अंदर, उसको थड़ी बोला जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा आपने। और ये थड़ी बोली भी है, कहाँ की, जैसलमेर के आसपास वाला एरिया उसकी बोली है। ढटकी, ढाटी, खैराड़ी, नागौरी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी और सिरोही, मतलब देवड़ा जो है सिरोही के आसपास जो है एरिया उसको बोला जाता है देवड़ावाटी बोली भी, सिरोही के आसपास वाली। तो आपको जैसे ऐसे बोल देगा कि मेवाड़ी बोली जो है, मेवाड़ी के लिए मेवाड़ी बोली किस जो बोली है राजस्थानी उसकी उपबोली है। अब मेवाड़ी से आप मारवाड़ी वाला गेस नहीं कर पाओगे, अगर आपके नोट्स प्रॉपर नहीं लिखे हुए हैं तो गेस नहीं कर पाओगे। तो आपको उपबोलियां लिखनी है। पहला पॉइंट कि मारवाड़ी भाषा, और मारवाड़ी भाषा के अंदर किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसका साहित्यिक रूप क्या है और इसकी उपबोलियां क्या हैं, तीनों पॉइंट नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राजस्थान की भाषा बोलियां। मेवाड़ क्षेत्र में जो मेवाड़ी भाषा है वो मेवाड़ क्षेत्र में, नाम से ही पता लग रहा है। अच्छा, कुंभा की जो रचनाएं हैं वो मेवाड़ी भाषा के अंदर हैं, मेवाड़ से रिलेट करते हैं महाराणा कुंभा, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाड़ी भाषा के अंदर। नेक्स्ट जो है भाषा, वागड़ी भाषा के बारे में सेकंड भाषा आपको नोट डाउन करना है, वागड़ी। वागड़ी भाषा को स्टार्टिंग मैंने गियर्सन के लिए बताया आपको, तो गियर्सन ने ये जो वागड़ी भाषा है इसको भिल्ली बोली कहा है। मतलब कौन सी वाली भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ पर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, ये एरिया गुजरात को टच करता है, तो इस पर प्रभाव गुजराती बोली का होगा। मतलब जो भी एरिया जिस दूसरे निकटवर्ती एरिया को स्पर्श करता है उनके भाषा, बोली, साहित्य का प्रभाव उस क्षेत्र विशेष पर पड़ता है। जैसे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है, गुजरात से गुजरात के टच में है, तो इसकी भाषा बोली पर भी गुजराती का प्रभाव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो बोली होगी अलवर भरतपुर की, वो खड़ी बोली होगी यहाँ पर। ये एमपी के टच में है, इधर पंजाब के टच में है गंगानगर वाला एरिया। तो जो भी क्षेत्र दूसरे क्षेत्र विशेष को स्पर्श करता है उसकी भाषा, बोली, साहित्य, रहन सहन है, खान पान है, सबका इंपैक्ट आता है दूसरे पर। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। वागड़ प्रदेश कौन सा प्रदेश, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको वागड़ प्रदेश बोला जाता है। वागड़ी बोली गियर्सन ने क्या बोला है, इसको भिल्ली बोली बोला है। ठीक है, जो भील बाहुल्य क्षेत्र है ये वाला, तो इसको भिल्ली बोली भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो भाषा है, नेक्स्ट अपन ने मारवाड़ी पढ़ी, मेवाड़ी इसकी उपबोली है, इसके बाद में वागड़ी जो वागड़ प्रदेश की भाषा पढ़ी। थर्ड भाषा के में पढ़ेंगे हम डूढाड़ी। थर्ड भाषा है डूढाड़ी। 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। जो संत दादू हैं उनकी रचनाएं डूढाड़ी के अंदर हैं। डूढाड़ प्रदेश से संबंधित रहे हैं संत दादू,
तो इनकी जो रचनाएं हैं वो भी ढूढ़ाड़ी में ही हैं। इनकी उपबोलियां कौन सी हैं? ढूढ़ाड़ी जयपुर का जो एरिया है, जयपुर और इसके आसपास का एरिया है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ढूढ़ाड़ प्रदेश, वो है ढूढ़ाड़ प्रदेश, और उसके आसपास की जो बोली है वो है ढूढ़ाड़ी बोली। एक तो रिलेट करते हैं संत दादू इससे, तो मैंने पॉइंट लिख दिया है कि संत दादू की रचनाएं किसमें हैं? ढूढ़ाड़ी के अंदर हैं। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं? चौरासी, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी। तोरावाटी जो शेखावाटी का एरिया है उसके आसपास का जो एरिया है, मतलब नीम का थाना इसको सेंटर माना जाता है, इसका जो तोरावाटी का क्षेत्र है। हाड़ौती, हाड़ौती कौन सा? जो कोटा बूंदी वाला एरिया है। किशनगढ़ी, अजमेरी, ये जो भाषाएं हैं ये आपकी ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां हैं। उपबोलियां हैं मतलब इनसे ही बनी है दूसरी बोलियां। मतलब जैसे मैंने आपको शोरसेनी प्राकृत भाषा से बताया कि राजस्थानी की उत्पत्ति मानी जाती है, गुजरी अपभ्रंश से इसे मानी जाती है, मतलब गुजरी अपभ्रंश जो शोरसेनी प्राकृत है उससे राजस्थानी भाषा निकली है, समझ रहे हो? उपबोली होने का मतलब है कि ढूढ़ाड़ी से ही ये भाषाएं निकली हैं। मतलब तो उपबोलियां याद रखनी है आपको कि ढूढ़ाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी हैं। इस पर भी गुजरात और ब्रज का प्रभाव रहा है। गुजरात का कम प्रभाव रहा है, ब्रज जो अलवर भरतपुर के आसपास का एरिया है, ब्रज क्षेत्र है, वो जयपुर से निकटवर्ती एरिया है, तो इसका प्रभाव इस पर है। किस पर? ढूढ़ाड़ी पर है। उपबोलियां कौन सी हैं, कौन कौन इससे रिलेट करते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पढ़ते हैं हाड़ौती। हाड़ौती किसकी? ढूढ़ाड़ी की उपबोली है। अभी पहले ही बताया कौन कौन सी उपबोलियां हैं ढूढ़ाड़ी की। तो पहला पॉइंट तो है ढूढ़ाड़ी की उपबोली माना जाता है। दूसरा, जो सूर्यमल मिश्रण है उनकी पुस्तक है वंश भास्कर, बूंदी से रिलेट करते हैं सूर्यमल मिश्रण। तो बूंदी कोटा वाला एरिया, आपको अभी सूर्यमल मिश्रण का मैंने नाम बोला, तो आप जो अगर आपने हिस्ट्री या मिक्स आप जो पढ़ते हो इसके अंदर इतिहास है अपना, सारा आपको कंक्लूजन निकाल के इंटरलिंक करती हैं चीज़ें। जैसे अब मैंने बोला सूर्यमल मिश्रण, तो आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा सूर्यमल मिश्रण मतलब बूंदी से। तो बूंदी कौन सा वाला एरिया है? हाड़ौती वाला एरिया। तो कौन सी बोली होगी वहाँ पर? हाड़ौती बोली होगी। इनकी रचना कौन सी है? वंश भास्कर है। तो वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? हाड़ौती बोली का। ठीक है, तो हाड़ौती के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बोली है मेवाती। 1 बाय 1 करके सारी भाषा बोलियों को हम लेते जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको साथ में कंसीडर करते जा रहे हैं। भाषा बोलियों को आप मानकर चलो कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। ये कंप्लीट आप मान के चलो कि भाषा बोलियां आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा ये लेक्चर एंड होते होते। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेवाती। मेवाती के बारे में हमें है कि यह पश्चिमी हिंदी और जो राजस्थानी है उसके मध्य सेतु का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, काफी बार डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर बोला जाता है कि पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करने वाली बोली कौन सी है? मेवाती बोली है। मेवाती कौन सी है? मेवात क्षेत्र जो अलवर भरतपुर का एरिया है, मेवात क्षेत्र जो ब्रज है उसके आसपास का जो एरिया आप मानते हैं, अलवर भरतपुर मेनली, मतलब ब्रज का एरिया तो नहीं बोलूँगा, इसके आसपास का जो एरिया है अलवर और भरतपुर इनके आसपास का एरिया है वो मेवात क्षेत्र, उसमें बोली जाने वाली बोली मेवाती बोली, नाम से ही पता लग रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। संत चरणदास जी, आर्ट कल्चर को इंटरलिंक कर रहा हूँ भाषा बोलियों के अंदर भी, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना, संत चरणदास जी। और इनकी शिष्याएं कौन हैं? दयाबाई, सहजोबाई और संत लालदास जी। ये किससे रिलेट हैं? इनकी रचनाएं मेवाती से रिलेट हैं। कौन कौन नाम बताए? संत चरणदास जी, संत लालदास जी, दयाबाई और सहजोबाई। इन 4 नाम को मैंने लिखा है। ये जो संत संप्रदाय से रिलेट हैं, इनकी रचनाएं किस भाषा में हैं? मेवाती भाषा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मालवी। नेक्स्ट भाषा है मालवी भाषा। तो मालवी भाषा कौन सा प्रदेश के अंदर है? प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा। देखना, ये राजस्थान का मैं मैप बनाता हूं। प्रतापगढ़ यहां पर है, झालावाड़ और कोटा, ये जो एरिया है इधर वाला, ये एरिया, इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर एमपी के टच में आता है, मध्य प्रदेश के टच में आता है ये वाला वो एरिया। बोली कौन सी होगी? मालवा प्रदेश है, मालवा का पठार है, तो मालवी बोली। समझ पा रहे हो?
अब कौन सा एरिया है किसके टच में आ रहा है, दूसरे क्षेत्र विशेष के टच में आ रहा है, उसके हिसाब से उसका भाषा का इस पर प्रभाव पड़ता है। अब मैंने यहां पर क्या बोला, मालवा क्षेत्र है, एमपी वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला एरिया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपका ये दक्षिण पूर्व वाला एरिया है जो एमपी के टच में आता है, वहां पर कौन सी बोली, मालवी बोली। कौन से एरिया हैं, प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा। इनकी उपबोलियां कौन सी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मालवी जो भाषा ये उपबोली है, मालवी बोली जो है राजस्थान की, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट पूछा जाता है तो इसकी उपबोलियां पूछी जाती हैं। और उपबोलियों के अंदर भी निमाड़ी और रांगड़ी, ये दो इंपॉर्टेंट नाम डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि निमाड़ी और रांगड़ी जो उपबोलियां हैं, किसकी उपबोलियां हैं, तो मालवी की उपबोलियां हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, दो ऊपर वाले जो ये नाम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आप एमसीक्यू करोगे तो निमाड़ी और रांगड़ी आपको देखने मिल जाए। इनके अलावा कौन कौन सी उपबोलियां हैं, सोडवाटी, पावटी, रतलामी, रतलाम क्षेत्र एमपी के अंदर, रतलामी इससे रिलेट कर रहा है, उमठवाटी, ये इसकी उपबोलियां किसकी, मालवी की। मालवी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखना निमाड़ी, जो मालवी की उपबोलियां हैं उनके बारे में बता रहा हूं। मैं पहले भी बोल रहा हूं कि निमाड़ी और रांगड़ी बोलियों के बारे में पूछा जाएगा, मालवी की उपबोलियां हैं अलग से भी बता रहा हूं इनको। देखो निमाड़ी जो है दक्षिणी राजस्थानी की बोली है, रांगड़ी जो है कर्कश भाषा है और मालवी की उपबोली है, याद रख लेना। ब्रज भाषा में जो है सूरदास जी के पद बिसलदेव रासो जो है इस भाषा का पहला महाकाव्य है। ब्रज भाषा के अंदर जो सूरदास जी के पद हैं, ब्रज भाषा, ब्रज से रिलेट रहे हैं सूरदास जी और बिसलदेव रासो जो हैं, ये जो भाषा है मालवी भाषा है, इसका पहला महाकाव्य है। निमाड़ी और रांगड़ी मालवी की उपबोलियां हैं, रांगड़ी है कर्कश बोली है जो मेवात क्षेत्र है उसका प्रभाव है। किन की उपबोलियां हैं, किस क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाती हैं, ध्यान में रखना है इनको। जो मालवा प्रदेश है उनके बोली उपबोली है निमाड़ी और रांगड़ी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। निमाड़ी और रांगड़ी मालवा प्रदेश से रिलेटेड, जो प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा ये जो एरिया है इस वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखना बागड़ी बोली, नेक्स्ट बोली है बागड़ी। अब ये उपबोलियों के बारे में बता रहा हूं मैं, किस क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। कौन सा वाला एरिया है, उत्तर वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया, इसमें बोली जाती है कौन सी, बागड़ी। इस वाले एरिया में कौन सी बोली जाती है, बागड़ी। तोरावाटी, तोरावाटी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो शेखावाटी क्षेत्र है वो है, इसका सेंटर कौन सा है, नीम का थाना। नीम का थाना से लेकर कोटपुतली तक केंद्र बिंदु इसका। और तोरावाटी क्षेत्र विशेष कौन सा है, शेखावाटी वाला, शेखावाटी वाला एरिया, ठीक है। वहां पर कौन सी बोली वाली जाती है, तोरावाटी बोली। नागरचौल बोली कौन सी है, सवाई माधोपुर और टोंक के अंदर बोली जाती है। खैराड़ी कौन सी है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इनका मिश्रण है। इंपॉर्टेंट आपको बोलेगा, लिख भी लेना, खैराड़ी, 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 मेवाड़ी। मेवाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी और हाड़ौती, ऐसे आपको बॉक्स में बना के लिखना है कि मेवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी प्लस हाड़ौती, इन तीनों का मिक्सर कौन सी है, खैराड़ी बोली। तीन बोलियों के नाम बता रहा हूं, निमाड़ी, रांगड़ी और आपकी खैराड़ी। ये बोलियों के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो खैराड़ी किन किन बोलियों का मिश्रण है, बाकी आपको निमाड़ी, रांगड़ी, मालवी बताई, इनके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक स्टेटमेंट है जो महात्मा गांधी ने कहा था, जो अपनी मातृभाषा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो आपकी भाषा बोली है उस पर आपको गर्व होना चाहिए। जो भी आपकी भाषा बोली है किसी भी क्षेत्र विशेष की है उसको आपको नहीं छोड़ना चाहिए। एक पॉपुलर स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का इसके बारे में। तो ये हमारी आज का जो चैप्टर था भाषा बोलियों का, इम्पोर्टेंट
स्टार्ट से हमने जो देखा उत्पत्ति मान्यताओं के बारे में, किन किन विद्वानों ने किन किन इनको श्रेणियों में वर्गों में बांटा है। इसके बाद में अलग अलग भाषाएं पढ़ी, कौन सी भाषा किसकी उपबोली है और किस क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाती है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 करके सारे आप नोट डाउन कर लोगे कॉपी के अंदर अपना नोटबुक में, और जो है उसके बाद में आपको बस MCQ प्रैक्टिस का रह जाता है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट आज का टॉपिक था जो राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में था। पूरा अपना कंप्लीट नोट्स फॉर्मेशन करोगे। इसके बाद में जो आप ये मानकर चलो कि अपना आर्ट कल्चर है, सिंगल टॉपिक 1 डे के अंदर आपको टॉपिक, जैसे दुर्ग वाला टॉपिक है तो दुर्ग वाले टॉपिक में तो थोड़ा लंबा हो जाता है टॉपिक। दुर्ग का टॉपिक जो है उनको एक एक दुर्ग को भी आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पोल वगैरह गेट हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ उनके बारे में स्टेटमेंट हैं वो भी पूछ लेता है। तो दुर्ग वाले टॉपिक के अलावा हम बात करें तो सिंगल लेक्चर के अंदर एक एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं आराम से आर्ट कल्चर का, और इक्वली इंपॉर्टेंट हैं सारे टॉपिक्स, सबको करके जाना है। अब मतलब आप ये मान के चलो कि भाषा बोली है, आपको एक क्वेश्चन आएगा भाषा बोली के अंदर, अब वो आपका बेसिक भी पढ़ा हुआ है। मान लो आपको पूछ लिया खेराड़ी किसका मिश्रण है बोली का, अब आपको पढ़ा हुआ है एक बार, तब तो आप कर दोगे, वरना उसको स्किप करना पड़ेगा। तो इजी टॉपिक्स हैं, कोई खास एकदम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नोट डाउन करोगे इसको और अपना नेक्स्ट आर्ट कल्चर का फिर नेक्स्ट 1 बाय 1 करके हम वीडियो सीरीज के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। राजस्थान आर्ट कल्चर में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की छतरियां। पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते जाएंगे राजस्थान की छतरियां, और इसके बाहर आपको राजस्थान की छतरियों में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट आप राजस्थान की छतरियां आप मानकर चलो, संभाग बाई संभाग पढ़ते जाएंगे एक एक संभाग के हिसाब से, और इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी नोट डाउन करते जाएंगे और सीक्वेंस बाई सीक्वेंस पूरा टॉपिक कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप हेडिंग डालोगे राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियां एक जो आपका समराइज्ड फॉर्म के अंदर आपको डिटेल में बता देता हूँ स्टार्टिंग के अंदर, वैसे तो ये लास्ट में बताना चाहिए, लेकिन आप पूरा जो बना रखा है उसी हिसाब से आपको बना के रखना है कि राजस्थान के अंदर जो कौन से राजा हैं और उनकी छतरियां कहाँ पर हैं, कि जयपुर के जो राजा हैं उनकी छतरियां कहाँ पर हैं। सारे जो उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जो मैंने यहाँ पर आपको 5 लिख के दिए हैं, 1 2 3 4 और 5, कि ये जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उनके बारे में ही, कि आपको पूछेगा कि जयपुर के राजाओं की छतरी कहाँ पर है, गेटोर में है। अब सब राजाओं की छतरी गेटोर में है, ईश्वरी सिंह हैं उनकी छतरी गेटोर में नहीं है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, ईश्वरी सिंह ने मराठों के अटैक से जो ईसर लाट है उससे कूदकर आत्महत्या कर ली, उनकी छतरी भी त्रिपोलिया गेट से पहले ही बनी हुई है, तो उनकी छतरी गेटोर में नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर राजाओं की छतरी कहाँ पर है वो पूछा जाएगा। आपको सिंपल क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि जयपुर के राजाओं की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, आपको ऑप्शन देगा गेटोर। ठीक है, 5 राजाओं के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि उदयपुर के राजाओं की छतरी कहां पर है, आहड़ के अंदर। कोटा के जो हाड़ा राजा थे उनकी छतरियां कहां पर हैं, छारबाग के अंदर। जयपुर के कछावा राजवंश था, उनकी छतरियां कहां पर हैं, गेटोर में। जोधपुर के राजाओं की मंडोर में, और बीकानेर के राजाओं की देवकुंड सागर। इंपॉर्टेंट पॉइंट 5 पॉइंट आप याद रख लोगे। ठीक है, आप ये नोट्स मानो या शॉर्ट नोट्स मानो, आप नोट्स या शॉर्ट नोट्स, ये तो आपका शॉर्ट नोट्स है और लॉन्ग नोट्स भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके बाद में ना तो शॉर्ट बनाने की जरूरत है ना ही लॉन्ग बनाने की जरूरत है, कंप्लीट पैकेज मान के चलो आप छतरियों के बारे में। ठीक है, अब पढ़ते हैं संभाग के हिसाब से। 1-2 संभाग हैं जिनके अंदर कुछ एडिशनल जानकारियां लिखी हुई हैं, बाकी पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। उदयपुर के बारे में पहली बात करते हैं कि उदयपुर जो संभाग है उनकी छतरियां कौन कौन सी हैं। तो देखना, पहला पॉइंट है आहड़ की छतरियां, जिन्हें महासतियां भी कहा जाता है। कहां पर, आहड़ उदयपुर में। और मैंने अभी पॉइंट भी लिखा था कि जो उदयपुर के राजाओं की छतरी कहां पर हैं, आहड़ के अंदर। ठीक है, जो महाराणा उदय सिंह है उनकी छतरी कहां पर है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर। गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर है, उदयपुर में।
नटनी का चबूतरा कहां पर है? पिछोला झील उदयपुर के अंदर। ये जो उदयपुर संभाग है उनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? अब ये तो खैर याद नहीं रखना पड़ेगा आपको, सलुम्बर का एरिया है उसमें आता है। अभी जैसे ये सलुम्बर जो जिला बना दिया गया है उसके अंदर अभी चावंड का आता है, बांडोली के अंदर। और चेतक का भी याद रखना है आपको, वलीचा गांव राजसमंद। ये तो खैर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। महाराणा प्रताप और चेतक इसके बारे में तो आपको ध्यान में रहेगा ही। ये सलुम्बर का ध्यान में रख लेना। तो नए जिले हैं, नए जिले बनाए गए हैं, उनके हिसाब से अपडेटेड आपको पढ़ाया जा रहा है। सलुम्बर नया जिला बना दिया गया है। तो चावंड सलुम्बर जो है बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी। अच्छा, खंभों की छतरियों के बारे में पूछा जाता है कि 8 खंभों की छतरी किसकी है, 4 खंभों की छतरी किसकी है, 32 खंभों की छतरी किसकी है, ऐसे करके पूछा जाता है। 4 खंभों की छतरी काफ़ी है। रैदास जी की जो मैंने बताई, जो कुंभा की, जो कुंभा ने महल बनवाया था, मीरा महल बनवाया था, तो मीरा के जो गुरु थे रैदास, उनकी छतरी 4 खंभों की छतरी। यहाँ महाराणा प्रताप की बात कर रहा हूँ तो 8 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी हमीर ने बनवाई थी, मैंने बताया था, जैत्र सिंह उनके पिता थे उसके लिए। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे तो खंभों की छतरियों के बारे में भी आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है कि महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी चावंड के निकट बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर बनी हुई है। इसका निर्माण अमर सिंह फेस्ट ने करवाया। अमर सिंह फेस्ट कौन थे? इनके पुत्र थे। चेतक की छतरी वलीचा गांव राजसमंद के अंदर। संत रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में 4 खंभों की छतरी कहां पर है? कुंभा ने बनवाई, मीरा महल के पास में है। रैदास कौन थे? मीरा के गुरु थे, अभी पहले ही बताया मैंने आपको। अच्छा, ये जयमल राठौड़ हैं, इनकी छतरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। हनुमान पोल व भैरव पोल के मध्य लाल पत्थरों से निर्मित 6 खंभों की छतरी। खंबे इंपोर्टेंट याद रख लेना, कितने खंभों की छतरी। अच्छा, जयमल और फत्ता हैं, उनकी गजारूढ़ प्रतिमा कहां पर है? कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, वापस सुनना। जयमल और फत्ता जो उदय सिंह के सेनापति थे, उनकी बात ही कर रहा हूं मैं यहां पर। उनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं कहां पर हैं? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ वाला दुर्ग है उसके अंदर जयमल फत्ता की गड्ढा जो है, मतलब जो हाथी पर बैठे हुए, गजारूढ़ मतलब गज पर आरूढ़, समझ रहे हो, गज पर बैठे हुए, उनकी गजारूढ़ जो है मूर्तियां हैं, कहां पर हैं? जयमल फत्ता की जूनागढ़ के किले के अंदर। लेकिन जयमल राठौड़ की छतरी कहां पर है? छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो दोनों में डिफरेंस है, गजारूढ़ प्रतिमा कहां पर है और छतरी कहां पर है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। तो ये उदयपुर संभाग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट डाउन करके रख लेना है। नेक्स्ट उदयपुर संभाग के बारे में ही और डिटेल है। उदयपुर संभाग को काफ़ी डीप से सही से करें, क्योंकि मेवाड़ का एरिया है, एक मतलब शक्तिशाली एरिया रहा है, महाराणा प्रताप का एरिया रहा है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं, बाकियों के अंदर इतने पॉइंट ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखना, कल्लाजी राठौड़ हैं, उनकी छतरी कहाँ? 4 खंभों की छतरी और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 4 खंभों की छतरी और किसकी है? रैदास जी की, ठीक है। जो फत्ता सिसोदिया हैं उनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर से बता रहा हूँ, जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं कहाँ पर हैं? जूनागढ़ के किले में, और उनकी छतरियां कहाँ पर हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। श्रृंगार चवरी कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। रावत की 8 छतरियां कहां पर? बेगू चित्तौड़गढ़ में। उडना राजकुमार जो पृथ्वीराज थे, उनकी छतरी कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। अब आप सोचोगे कि उडना राजकुमार जो हैं पृथ्वीराज, उनकी छतरी यहां पर कैसे आ गई कुंभलगढ़ में? वो महाराणा कुंभा के साथ में खानवा के युद्ध में 1526 में लड़े हैं, इसलिए उनकी छतरी यहां पर है। समझ पा रहे हो? आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उससे इंटरलिंक कर पाओगे कि ये पर्टिकुलर कोई भी राजा, कोई शासक है, वो दूसरे से लिंक कैसे कर रहा है। मतलब अब मैंने यहाँ पर उड़ना राजकुमार के बारे में लिखा है, पृथ्वीराज के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी राजसमंद में छतरी है, तो वो कैसे है? 1526 में खानवा के युद्ध में लड़े हैं इनके साथ में, इसलिए यहाँ पे इनकी जो मेमोरी के लिए बनाई हुई है। समझ रहे हो बात को? जगन्नाथ कछावा, कछावा कौन सा है? राजवंश है, आमेर वाला। लेकिन जगन्नाथ कछावा की छतरी कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। गंगाबाई की छतरी कहां पर है? गंगापुर भीलवाड़ा में। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। अमरगढ़ की छतरियां बागोर भीलवाड़ा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, कितने खंभों की छतरी, किसकी छतरियां कहां पर हैं, उदयपुर संभाग के बारे में हमने बात की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1 बाय 1 करके नोट कर लेना ये सब, ठीक है।
अब उदयपुर के बाद में जो उदयपुर का गोहिल सिसोदिया राजवंश था उनके बारे में पढ़ा कि आहड़ में उनकी छत्रियां हैं, और उनके अलावा भी जो राजकुमार हैं उनके बारे में देखा। अब हाड़ा जो राजवंश है कोटा का, उनकी छत्रियां, अच्छा जो हाड़ा राजवंश है उनकी मैंने मेनली आपको स्टार्टिंग में बताया कि हाड़ा राजवंश है उनकी छत्रियां हैं कहाँ पर। तो कोटा के जो हाड़ा शासक थे उनकी छारबाग के अंदर छत्रियां हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट 84 खंभों की छतरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 84 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखना ना। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? देवपुरा गांव बूंदी के अंदर। किसने इसका निर्माण करवाया? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। कब करवाया? 1683 के अंदर करवाया, 1683 से 1695 के मध्य। अनिरुद्ध, जो राव अनिरुद्ध थे, उन्होंने करवाया। 84 खंभों की छतरी कहां पर है, किसने निर्माण करवाया? तीनों पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख लेना। 84 खंभों की छतरी एग्जाम में पूछा जाता है। केसरबाग की छतरियां, केसरबाग बूंदी के अंदर हैं। घासपूस की छतरी बूंदी में है। छारबाग की छतरियां कोटा, जो कोटा के हाड़ा शासक, जो इंपॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि उदयपुर की आहड़ से रिलेटेड है, जयपुर की गेटोर हैं, कोटा है वो छारबाग में, मतलब कोटा के शासकों की छतरियां। कोटा लिखा है, छारबाग मतलब कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां छारबाग में है। जयपुर गेटोर लिखा है तो जयपुर का जो कछावा राजवंश था उनकी छतरियां गेटोर के अंदर है। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट कर लिया है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट हैं इनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोनों पॉइंट। संत पीपा की छतरी कहां पर है? संत पीपा की गुफा कहां पर है? गुफा टोडाराय सिंह टोंग के अंदर है, और जो छतरी है वो गागरोन झालावाड़ में है। गागरोन में रहे हैं संत पीपा, इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं वहां पर, संत पीपा ने गागरोन झालावाड़ में। तो इनकी छतरी कहां पर है, इनकी गुफा कहां पर है, दोनों पूछा जाता है संत पीपा के लिए। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख देना। 84 खंभों की छतरी और संत पीपा की छतरी दोनों इंपॉर्टेंट। बाकी कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियां कहां पर हैं वो छारबाग के अंदर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कोटा संभाग। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर संभाग। पहले भी बोला मैंने उदयपुर वाला है इंपॉर्टेंट, मेवाड़ का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इसलिए उसको थोड़ा डीप में बताया है। उसके अलावा जो कोटा है, अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, उसके बाद में भरतपुर। तो भरतपुर में भी एकदम स्पेसिफाइड पॉइंट है, उनको ही अपन नोट डाउन करेंगे भरतपुर में। ठीक है, तो भरतपुर के अंदर आप देखना, जो खांडेराव होलकर की छतरी है कहां पर है? गागरशोली डीग के अंदर। डीग को अलग जिला बना दिया गया है, भरतपुर नहीं लिख रहा हूं, डीग लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान में रख लेना। अकबर की छतरी कहां पर है? बयाना भरतपुर के अंदर है। अकबर की छतरी भरतपुर संभाग, बयाना भरतपुर के अंदर। 32 खंभों की छतरी, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, राणा हमीर ने बनवाई, न्याय की छतरी भी कहा जाता है, अपने पिता जेत्र सिंह के लिए बनवाई। कितने खंभों की? 32 खंभों की छतरी। कुत्ते की छतरी, कुकुर की छतरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कहां पर है? रणथंबोर दुर्ग में है, सवाई माधोपुर के अंदर। आपको स्पेसिफाइड ऐसे भी पूछ लेता है, दुर्ग के अंदर भी पूछ लेता है, तो कि किस किले के अंदर, किस दुर्ग के अंदर कुत्ते की छतरी बनी हुई है, तो वहां से भी रिलेट कर जाता है, दुर्ग से भी रिलेट कर जाता है ये तो। ठीक है, एक खंबे की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। बोरा भगत की छतरी कहां पर है? करौली के अंदर। अच्छा, 3-4 पॉइंट एक आपको अलग से टेबल बना के रखनी है। खंभों की छतरी आपको मैंने संभाग वाइज बता दिया है मतलब, लेकिन आपको खंभों की याद रखनी है कि 4 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी, और यहाँ पे 1 खंभे की छतरी मैंने बताया है। तो एक साइड तो आप लिख दोगे कि खंभे और दूसरी छतरी किसकी है। 84 खंभों की छतरी बताई मैंने आपको, अनिरुद्ध सिंह ने करवाई, बूंदी के अंदर है। 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की छतरी है। 4 खंभों की छतरी रैदास जी की छतरी है, एक और बताया इसके बारे में। 1 खंभे की छतरी सवाई माधोपुर में है। 32 खंभों की छतरी राणा हमीर ने बनाई, न्याय की छतरी भी कहा जाता है। तो एक आप टेबल बनाओगे, खंबे और छतरी, कितने खंभों की छतरी कहां पर है, किसने बनवाई। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, कुत्ते की 32 खंभों की, अकबर की छतरी कहां पर है, भरतपुर संभाग के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट देखना जयपुर के बारे में। तो जयपुर के बारे में गेटोर का तो मैंने बता दिया कि जयपुर का जो कछावा राजवंश रहा है उनके राजाओं की छतरी कहां पर है, गेटोर के अंदर है। गेटोर की छतरियां हैं जयपुर में।
जयपुर के जो शासक रहे हैं उनकी हैं। अच्छा, सवाई ईश्वरी सिंह है, इनकी छतरी कहाँ पर है? जय निवास उद्यान जयपुर के अंदर। इनकी छतरी जय निवास उद्यान जयपुर में क्यों है? क्योंकि मराठा अटैक हुआ, पहले भी बता चुका हूँ, मराठा अटैक हुआ, उससे भयभीत होकर के इन्होंने ईश्वरी सिंह ने जो ईश्वर लाट या सरगासुल्ली जिसको बोलते हैं उससे सुसाइड कर लिया था, तो वहाँ पर ही इनकी जो है छतरी बनी हुई है। ठीक है, बाकियों की जो जयपुर के शासक हैं उनकी छतरी कहाँ पर है? गेटौर के अंदर है। राजा मान सिंह की छतरी, राजा मान सिंह की छतरी हाड़ीपुरा गांव आमेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखना 80 खंभों, 84 खंभों की बता दी मैंने, 80 और 84 खंभों की। 80 खंभों की आपको मल्टी टाइम पूछ लेता है, मतलब 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर है, राव अनिरुद्ध ने करवाई। 84 खंभों की छतरी अलवर में है, मुंशी रानी की छतरी है। दोनों में कन्फ्यूजन होएगी, 80 और 84 दोनों को ध्यान में रखना कि 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की है वो तो है मूसी, 80 से मूसी, 84 बूंदी, राव अनिरुद्ध से रिलेटेड, दोनों को याद रखना। ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ये कहाँ पर थी? बूंदी के अंदर, और अनिरुद्ध ने करवाई, राव अनिरुद्ध ने करवाई। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। ठीक है, इसके बाद में शिकर संभाग की छतरियां। शिकर संभाग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट छतरियां हैं? जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी नीमका थाना में, राव शेखा की छतरी परसामपुरा झुंझुनू में। अच्छा, ये राव शेखा हैं, इन राव शेखा के नाम पर ही इस क्षेत्र विशेष का नाम शेखावाटी रखा गया, इसलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि शिकर है, शेखावाटी का एरिया है। तो राव शेखा के बारे में आपको ध्यान में रखना, इनकी छतरी कहाँ पर है? परसामपुरा झुंझुनू के अंदर। परसामपुरा कौन सा एरिया? जहाँ पर अभी सीमेंट फैक्ट्री जो है डेवलप कर दी गई है, परसामपुरा के एरिया के अंदर डिस्प्लेस किया गया था वहाँ के लोगों को। इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, राव शेखा की छतरी परसामपुरा में। शेठ रामगोपाल पोद्दार की छतरी कहाँ पर? रामगढ़ सीकर के अंदर। ये आपको तीन आपको सीकर के अंदर ध्यान रखने ना, रामगोपाल पोद्दार की छतरी और शेखा की छतरी और जोगीदास की छतरी, तीनों इंपॉर्टेंट सीकर संभाग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर भी स्पेसिफाइड पॉइंट जो यूनिक पॉइंट्स हैं वही ध्यान में रखने हैं। लाछा गुजरी की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी और जोध सिंह की छतरी। लाछा गुजरी की नागौर के अंदर है, अमर सिंह राठौड़ की नागौर के अंदर है, और जोध सिंह है उनकी छतरी कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में। कितने खंभों की? 32 खंभों की। 32 खंभों की। इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट थी वो कौन सी थी? न्याय की छतरी, रणथंभौर दुर्ग के अंदर, राणा हमीर वाली। इनके अलावा 32 खंभों की छतरी किसकी है? जोध सिंह की। कहाँ पर है? बदनौर ब्यावर में। अलवर नहीं लिखा है मैंने, ब्यावर लिखा है, जो नए जिले हैं उनके अनुसार लिखा है, तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना, बदनौर ब्यावर के अंदर जोध सिंह की छतरी। ठीक है, नेक्स्ट संभाग है पाली संभाग कि पाली संभाग में कौन कौन सी छतरियां हैं। तो पाली संभाग में रावचंद्र सेन की छतरी। रावचंद्र सेन कौन? भूला बिसरा राजकुमार, प्रताप का अग्रगामी रावचंद्र सेन। इंपोर्टेंट छतरी कहां पर है? सारण की पहाड़ियां पाली के अंदर। रावचंद्र सेन के बारे में आपको अगर मान लो पाली संभाग की छतरी आती है तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है रावचंद्र सेन की छतरी। नटनी की छतरी महाराव मान सिंह की छतरी। मान सिंह की छतरी अचलगढ़ सिरोही के अंदर, और नटनी की छतरी है कालका की पहाड़ी जालोर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बोलूंगा और ये इंपॉर्टेंट बोलूंगा। वैसे तो जो पॉइंट्स लिखाए जा रहे हैं वो एकदम आप यूनिक पॉइंट्स मानो कि इनके आपको स्पेसिफाइड इनको ही अपने वो इंपॉर्टेंट करके जाना है, बाकी आप एक्स्ट्रा भी एडिशनल भी रखोगे जानकारी। ये दो तो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको डायरेक्ट एग्जाम में इनके क्वेश्चन या एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। आप 10 पेपर करोगे ये एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। नटनी की छतरी कहाँ पर है, रावचंद्र सेन की छतरी कहाँ पर है, सारणी की पहाड़ियाँ पाली के अंदर है, नटनी कहाँ पर है, कालका मंदिर जालोर के अंदर, कालका जो है पहाड़ियाँ हैं जालोर के अंदर, उसमें है नटनी की। अच्छा, ये आपने कंप्लीट किया। पाली के बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट छतरियाँ हैं जिनके बारे में पूछ लेता है। तो जोधपुर संभाग की छतरियाँ कौन कौन सी हैं? जोधपुर संभाग में याद रखना जसवंत थड़ा। ये मेहरानगढ़ वाला दुर्ग जो है, मेहरानगढ़ वाले दुर्ग के आप नीचे उतरते हो तो वाइट कलर का चबूतरा बना हुआ है, उतना मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग में जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं देता जसवंत थड़ा की तरफ कोई लेकिन राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है इसको।
कहाँ पर है, इसकी तलहटी के अंदर है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग आप जाओगे तो उसकी तलहटी के अंदर बना हुआ है जसवंत थड़ा। इसको कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। सेनापति की छतरी कहाँ पर है, जोधपुर के नागौरी गेट के पास। गोराधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है इनको। अजीत सिंह की इन्होंने जो राजा थे वहाँ के, उनकी रक्षा की थी इन्होंने। तो वहाँ इनकी छतरी कहाँ पर है, जोधपुर के पुराने स्टेडियम के पास। जोधपुर के राजाओं की जो छतरियाँ हैं, देवल मंडोर जोधपुर के अंदर। स्टार्टिंग में हमने लिखा था ये इंपॉर्टेंट कि जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर हैं। पंचकुंड और बड़ा बाग की छतरियाँ, पंचकुंड मंडोर के अंदर और बड़ा बाग की जैसलमेर के अंदर। तो ये जोधपुर संभाग के बारे में याद रखना है इंपॉर्टेंट। गोराधाय, मामा भांजा, जसवंत थड़ा, ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने हैं। और जोधपुर के राजाओं की तो आपको मंडोर के अंदर वैसे भी ध्यान में रखना है कौन से राजाओं की छतरी कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं बीकानेर संभाग की छतरियाँ। बीकानेर संभाग के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर हैं, देवकुंड के अंदर बताया मैंने, देवीकुंड सागर बीकानेर के राजाओं की छतरी। बीकानेर के जो शासक थे उनकी छतरियाँ कहाँ पर, देवीकुंड सागर में बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ। महाराजा गंगा सिंह और शार्दुल सिंह हैं, उनकी छतरियाँ कहाँ पर हैं, बीकानेर के अंदर। राव जेत सिंह, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। और इनकी छतरियाँ बीकानेर वाले राजाओं की देवीकुंड सागर के अंदर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है, राव जेत सिंह की छतरी कहाँ पर है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बीकानेर संभाग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इनके अलावा जो महत्वपूर्ण शासक या योद्धा रहे हैं राजस्थान में, उनकी छतरियाँ राजस्थान में ना होकर राजस्थान से बाहर हैं। मतलब जैसे ये दुर्गादास राठौड़ जी थे, क्रांतिकारी योद्धा थे, लेकिन इनको वहाँ के राजा द्वारा ही बाहर निकाल दिया गया था। वहाँ से जो जोधपुर के राजा थे उनके द्वारा इनको, दुर्गादास जी को बाहर कर दिया गया था कि ये यहाँ पर वापस नहीं आ सकते। जैसे मैं ध्यान में करूँ तो आप जैसे तात्या टोपे थे, उनको डिस्प्लेस कर दिया गया था बाहर उनके एरिया से। वैसे ही दुर्गादास, सेम वैसी घटना दुर्गादास जी के साथ में है। तो ये एमपी में रहे थे, तो एमपी के रामपुरा में ही इनकी छतरी भी बनी हुई है दुर्गादास जी राठौड़ की। पृथ्वीराज तृतीय की बात कर रहा हूँ, पृथ्वीराज तृतीय की छतरी कहाँ पर है, गजनी अफगान में। तो ये जो राजा हैं जिनकी छतरियाँ प्रदेश से बाहर हैं, कौन कौन हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है। और इनके अलावा पृथ्वीराज तृतीय भी याद रख लेंगे। ठीक है, दुर्गादास के बारे में तो इंपॉर्टेंट याद रखना ही है, एमपी के अंदर है, एमपी में कहाँ पर, रामपुरा के अंदर। तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो राजस्थान की छतरियों के बारे में जो था, राजस्थान में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट छतरियां हैं, राजाओं के बारे में कौन से राजा की छतरी कहाँ पर है। आपको क्या करना है, ये जैसे ऐसे टेबल बनाई हुई है, इसके समान ही आपको एक टेबल और फॉर्मेशन करनी है। यहाँ नोट्स से ही फॉर्मेशन करनी है। एक टेबल बनाओगे खुद से, यहाँ पर तो लिखोगे खंबे और यहाँ पे लिखोगे छतरियाँ। ठीक है, तो कितने खंभों की छतरियाँ कहाँ पर हैं, ये आपको टेबल खुद से बनानी है। ठीक है, जो नोट्स लिखवाए हैं उनसे बनानी है, कितने खंबे की छतरी कहाँ पर हैं। और ये जो राजाएं हैं उनकी मैंने आपको बना करके दे दी है। और इम्पोर्टेंट जो संभाग वाइज थे उनको अपने कंप्लीट कर लिया है, कौन सी छतरियाँ किस संभाग के अंदर महत्वपूर्ण है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, राजस्थान की छतरियाँ। ओके गाइज, आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर राजस्थान आर्ट कल्चर का अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू गाइज। राजस्थान आर्ट कल्चर में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेलियाँ संभाग वाइज पढ़ेंगे, किस संभाग के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण हवेलियाँ बनी हुई हैं। जैसे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने छतरियों के बारे में पढ़ा, संभाग वाइज पढ़ा। इससे बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में हवेलियों के बारे में अपना ये पॉइंट वाइज रहेगा सेशन, और कंप्लीट आप ये मानकर चलो राजस्थान की हवेलियाँ। इनके बाहर आपको केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आज का अपना टॉपिक राजस्थान की हवेलियाँ। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे राजस्थान की हवेलियाँ। आज का टॉपिक राजस्थान की हवेलियाँ। तो राजस्थान की हवेलियों के बारे में पहले इंट्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंट जो भी अपनी बातें होती हैं, जो आप बियॉन्ड आपको पूछ लेगा, जैसे कि हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है,
तो आपने हवेलियां तो पूरी पढ़ ली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ हवेलियों के बारे में, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में संभाग वाइज हम जो है छत्रियों के जैसे ही हमने जो हवेलियों को कंप्लीट करने जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हवेलियों के बारे में। हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। जैसे नथमल की हवेली है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट हवेलियां जो पूछी जाएंगी आपको जैसलमेर से पूछी जाएंगी, सबकी करेंगे बाकी, लेकिन हवेलियों की नगरी आप याद रखना किसको कहा जाता है? जैसलमेर को। 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध शेखावाटी। 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करके लिख लेना। हवेलियों की नगरी, 1000 हवेलियों की नगरी और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियां कहां पर हैं? शेखावाटी के अंदर। हवेलियों की नगरी जैसलमेर, 1000 हवेलियों की नगरी बीकानेर, भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी, ठीक है। इसके बाद में संभाग वाइज हम हवेलियों को कवर करने जाएंगे। जिस भी संभाग में जो जो महत्वपूर्ण हवेलियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने क्षत्रियों के अंदर कंप्लीट किया। तो पहला है उदयपुर संभाग की हवेलियां। उदयपुर संभाग में कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो पहला लिखना बागोर की हवेली। किसने निर्माण करवाया? अमरचंद बड़वा द्वारा निर्माण करवाया गया। कहां पर है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा अगर उदयपुर संभाग में किसी हवेली के बारे में पूछा जाता है तो बागोर की हवेली के बारे में पूछा जाता है। किसने निर्माण करवाया ये पूछा जाता है, अमरचंद जी ने निर्माण करवाया। आहला काबरा की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। जैमल फत्ता की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। वापस चर्चा कर रहा हूं जैमल फत्ता की। जैमल फत्ता की छतरी कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैमल फत्ता की हवेली कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। जैमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं कहां पर है? जूनागढ़ बीकानेर के अंदर। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखना। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उदयपुर संभाग की छत्रियों के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बागोर की हवेली के बारे में पूछेगा। बागोर की हवेली कहां पर है और किसने निर्माण करवाया, ठीक है। इसके बाद में कोटा की, जो कोटा संभाग है उसकी छत्रियों के जैसे ही अभी हवेलियां। कोटा संभाग में देखा, छत्रियां देखी, वैसे ही हवेलियों के बारे में देखेंगे। बड़े देवता की हवेली कोटा के अंदर। झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा के अंदर। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये आप इंपॉर्टेंट। और झाला जालिम सिंह की हवेली। 2 या 3 मतलब आप हवेलियां वैसे कंप्लीट करने जाओगे तो आप कोटा संभाग में 10 हवेलियां कवर कर लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, ये पूछी जाती है झाला जालिम सिंह की हवेली कहां पर है? कोटा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, जो कोटा संभाग के बाद में जयपुर संभाग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हवेलियां हैं। तो जयपुर संभाग की इंपॉर्टेंट हवेलियों के बारे में देखने जाएंगे। सबसे ज्यादा आपको इसमें पूछी जाती है रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की हवेली जयपुर के अंदर। पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली जयपुर के अंदर। धाबाई की हवेली जयपुर के अंदर। जयपुर वाली हवेली इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सरफेसली आप देख से चल सकते हो, उसमें भी ये 3 नाम आप ध्यान में रख सकते हो जयपुर संभाग के लिए, ठीक है। इसके बाद में शिकर संभाग। शिकर संभाग में कई बार पूछी गई है, जैसे कौन सी पूछी गई है? ये वाली है, एग्जाम के अंदर पूछी गई है। ये वाली है रामगोपाल पोदार जी की हवेली है, कहाँ पर है? रामगढ़ सीकर के अंदर, ये पूछी गई है। इनके अलावा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, माल जी का कमरा चूरू के अंदर है, ये भी पूछा गया आपको। भक्तों की हवेली के बारे में ध्यान में रख लेंगे, नवलगढ़ के अंदर है। डालमिया की हवेली चिड़ावा के अंदर। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में। और खेमका सेठों की रामगढ़ सीकर के अंदर। ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सीकर के अंदर। रामगढ़ सीकर के अंदर ये 3 हवेलियां, ये ध्यान में रखोगे। माल जी का कमरा चूरू, ईसरदास जी की झुंझुनू में, डालमिया की झुंझुनू और भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। तो शिकर संभाग में इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो मैंने मार्क किया है उनको याद रखना है और बाकी सबको नोट डाउन करके रखना है। इसके बाद में है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सुनहरी कोठी जो है यहाँ टोंक के अंदर, इसकी एक इंसिडेंट ध्यान में आ रहा है, आपको शेयर करता हूँ कि यहाँ सुनहरी कोठी टोंक में पहले ऊँटों को बलि दी जाती थी, ऊँटों की। वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन सुनहरी कोठी टोंक के अंदर ऊँटों की बलि दी जाती थी पहले।
फिलहाल ये व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा बंद कर दी गई है। काफ़ी बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर सुनहरी कोठी टोंक के अंदर, मेरे को ध्यान में आ रहा है ये वीडियो 2021 में भी पूछा गया आपका, सुनहरी कोठी टोंक में। इसके अलावा आप बादशाह की हवेली अजमेर के अंदर, केसरी सिंह बाराहट इनकी हवेली, केसरी सिंह बाराहट इनकी हवेली शाहपुरा के अंदर, ये तीनों नाम आप ध्यान में रख ले हुए, सबसे इंपॉर्टेंट सुनहरी कोठी टोंक के अंदर। इसके बाद में बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में मोहता धर्मशाला वगैरह भी है वहाँ पर, तो मोहता, डागा, कोठारी, गुलेछा, मुंदड़ा ये हवेलियाँ कहाँ पर हैं? बीकानेर के अंदर। रामपुरिया हवेली बीकानेर के अंदर, बछावतों की हवेली बीकानेर के अंदर। तो तीनों ही आप इंपॉर्टेंट मान के चलो, बछावतों की, रामपुरिया और बाकी ये आपको गुलेछा, मोहता ये सारी धर्मशालाएँ भी हैं वहाँ पर। तो इनकी जो हवेलियाँ हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, बीकानेर के अंदर है। दो इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, बछावतों की याद रखनी है और रामपुरिया ध्यान में रखनी है। कहाँ पर है? बीकानेर संभाग के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर संभाग की जो है हवेलियाँ कौन सी हैं जोधपुर संभाग की। बड़े मियाँ की हवेली, पाल, राखी, पोकरण, पुण्य नक्षत्र, 25 आसोप हवेलियाँ सारी कहाँ पर हैं? जोधपुर के अंदर है। ये नाम है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो बड़े मियाँ की हवेली, बाकी इस जो भी नाम है, जैसे अभी पोकरण नाम है, इस पोकरण नाम से आप गेस करोगे तो आप गेस करोगे जैसलमेर को, लेकिन है कहाँ पर? ये जोधपुर के अंदर है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। 2-3 नाम इंपॉर्टेंट, पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और सोडा की हवेली जैसलमेर में। मतलब अगर आप हवेलियाँ पढ़ रहे हो, ये लास्ट वाला पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं अलग से मार्क कर देता हूं, ये पढ़ लेना, सबसे स्टार्ट में ही पढ़ लेना वाले इसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हवेलियों की नगरी क्या बताया था मैंने स्टार्ट में? जैसलमेर। तो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं उनको स्किप मत करना। पटुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और सोडों की हवेली, ये एग्जाम में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो वो भी मिल जाएगा। नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर की हवेलियाँ इंपॉर्टेंट हैं, सब नोट डाउन करके रखना। उसके अलावा जो जोधपुर संभाग की हवेलियाँ थी उनके बारे में हमने देखा। तो ये इंपॉर्टेंट हवेलियाँ हैं जिनको आप नोट डाउन करके रखोगे, जैसे आपने छत्रियों के बारे में नोट डाउन करके रखा। कौन कौन सी? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 पॉइंट्स हमने लिखे। इसके बाद में उदयपुर संभाग में बागौर की हवेली इंपॉर्टेंट, कोटा संभाग झाला जालिम सिंह, जयपुर के अंदर रत्नाकर भट्ट पुंडरिक की, सीकर संभाग रामपुर पोदार के बारे में, मालजी का कमरा है, भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर, अजमेर संभाग केसरी सिंह बाराहट और सुनहरी कोठी टोंक, बीकानेर संभाग बछावतों की और रामपुरिया, और इसके अंदर जैसलमेर वाला। ठीक है, जैसलमेर और बड़े मियाँ की छतरी जो है इसके बारे में जोधपुर वाली ध्यान में रखेंगे और जैसलमेर वाली तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ये इंपॉर्टेंट हवेलियों का सेक्शन था अपना। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको नोट डाउन कर लेना है और इसके बाद में आपको डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। वहाँ से आपको जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है उसमें आपको नोट डाउन कर लेना है नोट्स के अंदर। बाकी जो इंपॉर्टेंट संभाग वाइज जो हमने हवेलियाँ करी कंप्लीट, और आपको इसके अंदर कंप्लीट इसके बाद में आपको डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाना है इतना कंप्लीट करने के बाद में। तो ओके गाइस, थैंक यू। ये अपना आज का टॉपिक था हवेलियों का। ओके, थैंक यू। राजस्थान आर्ट कल्चर अपना सब्जेक्ट चल रहा था। राजस्थान के अंदर अपना आज का टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। हमने इससे पहले हवेलियाँ, छतरियाँ, भाषा बोलियाँ ये चैप्टर्स कंप्लीट किए। इसके बाद में आज का टॉपिक है राजस्थान आर्ट कल्चर में राजस्थान के लोक नृत्य। जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं पॉइंट बाय पॉइंट उनको नोट डाउन करते जाएंगे, और ये आप इसको भी आप कंप्लीट मानकर चलो कि लोक नृत्य में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने के बाद में कुछ एडिशनल एज ए थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस पे जाना है। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का, राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। तो घूमर जो है राजस्थान का राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य कौन सा? घूमर।
घूमर कितने प्रकार का होता है? घूमर 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है घूमरिया, ये तो किया जाता है बालिकाओं द्वारा, ठीक है। घूमर जो है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है, और लूर जो है वो गराश या स्त्रियों द्वारा, ठीक है। तो मैंने 3 बताए, घूमर के 3 प्रकार होते हैं। एक तो जो घूमर जो मैं नाम लिया है स्टार्टिंग के अंदर, वो तो स्त्रियों द्वारा, और घूमरिया जो है वो बालिकाओं द्वारा, और लूर जो है वो गराश या स्त्रियों द्वारा। स्पेसिफिक जो जनजाति है गराश या स्त्री, उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। जनजातीय नृत्य के अंदर हम पढ़ेंगे भी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से जनजातीय नृत्य हैं, क्षेत्रीय नृत्य कौन से हैं, धार्मिक नृत्य कौन से हैं, अलग अलग नृत्यों के प्रकार हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे राज्य नृत्य घूमर कितने प्रकार हैं और किन किन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। राजस्थान के लोक नृत्य हैं उनका वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? तो किसी क्षेत्र विशेष के आधार पर कि इस क्षेत्र में ये वाला नृत्य किया जाता है, इस क्षेत्र में ये किया जाता है, तो क्षेत्रीय आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर धर्म विशेष के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि इस धर्म की मान्यताओं के लोग ये नृत्य करते हैं, दूसरे धर्म की मान्यताओं के लोग वो नृत्य, जैसे अग्नि नृत्य है तो स्पेसिफिक जो जसनाथी संप्रदाय है उसी के लिए है, तो इस प्रकार जो है धार्मिक नृत्य है। कोई जाति विशेष है, जो जनजातीय नृत्य हैं वो जातीय नृत्य जनजातीय नृत्यों में पढ़ते हैं। कोई व्यवसाय के प्रपंच से, मतलब थे तो वो लोक नृत्य ही, लेकिन अब वर्तमान में उनका प्रपंच पैसे कमाना हो गया है, तो वो किस श्रेणी में आ जाएंगे? व्यवसायिक लोक नृत्य की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इस आधार पर ये 4 वर्गीकरण किए गए हैं, और इनका आधार क्या है मैंने बता दिया आपको। क्षेत्र विशेष में, धर्म विशेष में, कोई जाति विशेष, अब वो जनजाति भी हो सकती है या जाति जनजाति दोनों हो सकती है, मतलब अब इनमें हम जाति भी पढ़ेंगे और जनजाति भी पढ़ेंगे, जाति भी पढ़ेंगे और जनजातीय नृत्य हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और जो व्यावसायिक नृत्य हैं उनके बारे में भी देखने जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं क्षेत्रीय नृत्य से। तो क्षेत्र के अंदर हम पहला लेते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? अब मेवाड़ में जो भील बाहुल्य क्षेत्र है, अब आप जनजातियों के अंदर भीलों के नृत्य पढ़ोगे तो उनमें भी आपको ये नृत्य देखने को मिलेंगे। एक सरफेसली क्षेत्रीय नृत्य को आप आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये जनजाति यहाँ पर है तो इससे रिलेटेड नृत्य भी यहाँ पर होंगे। तो बेसिक देखना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देनी है जनजातीय और जातीय नृत्यों को, और उसके बाद में धार्मिक नृत्य, और धार्मिक नृत्य जो अब व्यवसायिक नृत्यों में कन्वर्ट हो गए उनके बारे में ध्यान रखना है। मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन सा है, एक बेसिक आपको ध्यान में रखना है, इनको मगिंग अप करने की जरूरत नहीं है। गेर, रण, हरणी, भवाई, गिद्दड़, संग, ढप, कच्ची घोड़ी, लहुर और जिदाद किस क्षेत्र के? मेवाड़ क्षेत्र के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जालोर क्षेत्र का, कौन कौन से? ढोल और लुम्बर। मारवाड़ क्षेत्र, मारवाड़ पाली का एरिया जो है, जोधपुर पाली, गुड़ला, डांडिया, झांझी, बम, चरकुला और हुरंगा किसके? मारवाड़ क्षेत्र के। अन्य नृत्य, जैसे अन्य नृत्य इंपॉर्टेंट है, क्षेत्र विशेष के आपको इतना इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना। नाहर नृत्य, इसलिए मैंने जल्दी स्किप किया है। अन्य नृत्य हैं वो अन्य ना होकर के महत्वपूर्ण आप लिखो, ये अन्य ना होकर के महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान में रखो। नाहर नृत्य कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। डांग नृत्य नाथद्वारा में। सांकल नृत्य गोगामेड़ी और ददरेवा, गोगा जी से रिलेटेड है। लांगुरिया नृत्य करौली केला देवी मंदिर के अंदर मीणा जनजाति द्वारा। ये लांगुरिया नृत्य जो है केला देवी मंदिर के बाहर करते हैं, जैसे जो है बंदर वगैरह जो हैं वो उनको माना जाता है हनुमान जी का सिंबल, ठीक है। तो ये लांगुरिया नृत्य करते हुए महिलाएं, इसके बारे में बता रहा हूँ आपको लांगुरिया नृत्य के बारे में। महिलाएं क्या है कि जैसे हनुमान जी को चिढ़ाते हुए बोलती, मतलब बंदर को एज ए सिंबल, मतलब हनुमान जी को तो नहीं बोलूँगा मैं, वापस लेता हूँ अपने शब्द, कि बंदर को चिढ़ाते हुए एज ए सिंबल ऑफ हनुमान के रूप में बोलती हैं कि हमारी तो शादी हो गई, तुम्हारी कब होगी, क्योंकि हनुमान जी की शादी नहीं हुई थी ना। तो इसे जो नृत्य है लांगुरिया नृत्य, इसके वर्ड्स इस टाइप से हैं कि महिलाएं वो सिंबलाइज करती हैं कि हमारी शादी हो गई, तुम्हारी कब होगी, समझ रहे हो। उसको सिंबल एज ए हनुमान जी की, मतलब हनुमान को बोल रही हैं वो। तो इसमें लांगुरिया नृत्य के ये बैकग्राउंड है इसका। करौली के अंदर जो केला देवी मंदिर है उसमें होता है, और मीणा जनजाति है वो करती है इसको। तेरह ताली नृत्य किससे रिलेटेड है? जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो करती हैं, कहाँ पर? रामदेवरा और
पाली के अंदर। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय का है, कतरियासर बीकानेर के अंदर, बीकानेर कतरियासर जो जगह है उसमें बीकानेर के अंदर, वहाँ पर जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य। तो ये आप अन्य की बजाय इनको आप महत्वपूर्ण लिख लो, महत्वपूर्ण नृत्य। कौन सा नृत्य किस क्षेत्र विशेष से रिलेट करता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा आपको मैंने बताया या तो धार्मिक नृत्य या फिर आपको जातीय या जनजातीय नृत्य। तो ये वाला सेक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जनजातीय नृत्य। जनजातीय नृत्यों में ट्रिक भी ध्यान में रखनी है और इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो पहला मैं पढ़ रहा हूँ जो है भीलों के नृत्य के बारे में। तो भीलों के नृत्य के बारे में जो ये ट्रिक है, ट्रिक भी याद रखोगे। भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में सूक और रम पीकर द्विचक्री घूमी। कौन कौन से नृत्य हैं? गेर, गौरी, नेजा, द्विचक्री, हाथीमना, भागोरिया, घूमरा, युद्ध, शिकार, शुकर और रमणी। ट्रिक में भी बताया हुआ है कि भीलों के नृत्य याद रखने की ट्रिक क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नाम लिख लेना, जो ट्रिक में नहीं आए हैं उनको भी लिख लेना, और ट्रिक भी आपको याद रखनी है। जिन्होंने ट्रिक सीरीज के अंदर नहीं देखा है भीलों के नृत्य और बाकी जनजातीय नृत्य के अंदर, तो वो वहाँ से ट्रिक नोट डाउन कर लेंगे या यहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के लिए ट्रिक आपको ट्रिक सीरीज में बताई हुई है और यहाँ पे भी ऐड की हुई है। मोरिया, मांदर, लूर, वालर, बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है वालर। आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वालर ऑप्शन में आएगा, उसको टिक लगाना है। कूद और वालर आपको दोनों एक साथ नहीं देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, और साथ किया जाता है तो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। आपको पूछ लेगा कि जंतर वाद्य यंत्र के साथ कौन सी जनजाति नृत्य करती है, ठीक है। तो वाद्य यंत्र भी इससे इंटरलिंक करता है। सहरिया जनजाति के नृत्य 4 नाम लिखे हैं, झेला, लहंगा, बिछवा और शिकारी। इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे जो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं, इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखना कथोड़ी जनजाति। कौन से नृत्य है? मावलिया और होली। किसके? कथोड़ी जनजाति के। कत्था बनाने का काम करती है कथोड़ी जनजाति, है ना, मेनली कत्था बनाने का काम करती है, इससे ही इसका नाम जो है कथोड़ी। कंजर जाति है जो जनजाति है, उनके कौन से हैं? सकरी, धाकड़, लाठी। ये किनके हैं? कंजर जो जनजाति है उनके हैं। अच्छा, ये जो कंजर जनजाति है इनका बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपका है ना चौथ माता, चौथ माता है ना, चौथ का बड़ो जो ये ना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के अंदर इनका मंदिर है चौथ माता का, और इनकी आराध्य देवी, इनकी जो पूजा करते हैं ये चौथ माता की पूजा करते हैं कंजर जनजाति। और इनके नृत्य चक्री, धाकड़, लाठी, ये इनके नृत्य हैं, ठीक है। तो नृत्य आप इंपॉर्टेंट फोकस करोगे, नृत्य कौन से हैं। कंजर जनजाति के बाद में डामोर जनजाति। डामोर जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? भरटिया और परनिया, 2 नृत्य हैं। किस जनजाति के? डामोर जनजाति के। गुजरात से आई हुई जनजाति है डामोर जनजाति। कालबेलिया जनजाति। कालबेलिया जनजाति के अंदर संकरिया, पणिहारी, बागड़िया, ये संघ वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है बागड़िया नृत्य। इसके अलावा इंडोनी और चक्री। किसके नृत्य हैं ये वाले? कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया जनजाति की ट्रिक भी बताई हुई है, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में है गुजर जनजाति। गुजर जनजाति के कौन कौन से नृत्य हैं? चरी, झूमर, बलेदी। अभी मैंने बताया ना आपको जंतर वाद्य यंत्र, ये गुजर जनजाति काम में लेती है जंतर वाद्य यंत्र। ये देवनारायण जी जो हैं उनकी आराधना में गाते हैं, जंतर वाद्य यंत्र काम में लेते हैं, गुजर जनजाति है। कौन कौन से नृत्य है? चरी, झूमर, बलेदी। किस जनजाति के? गुजर जनजाति के, ठीक है। नेक्स्ट आप मेव जनजाति। कौन कौन सी? रणबाजा और रतवई। किसके? मेव जनजाति के नृत्य। नेक्स्ट है बंजारा। बंजारा जनजाति का कौन सा नृत्य है? ओनली मछली नृत्य आपको याद रखना है। किसका? बंजारा जनजाति का। इसके बाद में है नट जनजाति।
नट जनजाति का इंपॉर्टेंट नृत्य आपको याद रखना है कठपुतली। कठपुतली किस जनजाति का नृत्य है? नट जनजाति है, उसका इंपॉर्टेंट नृत्य कठपुतली। ठीक है, इंटरलिंक भी कर रहा है इससे। नेक्स्ट है बाल्दिया, ये तो नाम से ही है, इसका कोई इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना आपको। कुम्हार जनजाति, इसका नृत्य चाक, जो ये मिट्टी का बनाते हैं, मतलब ये चाक बनाते हैं, इस पर ये मिट्टी लगा करके इसको रोटेट करते हैं, मतलब चाक पूजन भी होता है विवाह वगैरह के अंदर, चाक पूजन भी होता है, उसी से रिलेटेड है। लेकिन जो चाक नृत्य है वो कुम्हार जाति का है। अभी तो चाक पूजन वगैरह सभी में किया जाता है। चाक बोलते हैं जैसे जो मिट्टी की जो रोटेट करने के लिए ये मशीन पे जहाँ पर रोटेट करते हैं, ये कोई भी मिट्टी को शेप देने के लिए, उसको चाक बोला जाता है। तो चाक नृत्य किससे रिलेटेड है? कुम्हार जनजाति से। ठीक है ना। हरिजन जो जाति है उसका नृत्य है बोहरा बोहरी। अगर इम्पोर्टेंट नाम मान लो आपने सारी भील, गराश या सहरिया इनके बारे में पढ़ लिया और आपको क्वेश्चन आ गया कि बोहरा बोहरी नृत्य है किस जाति से रिलेटेड है, तो एक सिंगल नाम याद रखने में आपको क्या जा रहा है कि हरिजन जो जाति है उसका इम्पोर्टेंट एक ही नाम याद रखना है, बोहरा बोहरी। ठीक है। नेक्स्ट है जो माड़ी जाति है, माड़ी जाति जो है इसका इम्पोर्टेंट नृत्य सरवा, इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, माड़ी जाति का सरवा नृत्य। अच्छा, राजस्थान के जो नृत्य है, जो धार्मिक नृत्य थे लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक नृत्य बन गए हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि नृत्यों के प्रकार मैंने किस आधार पर विभाजित किया कि क्षेत्रीय आधार पर या धार्मिक आधार पर या फिर जनजाति या जाति के आधार पर या फिर व्यवसाय के आधार पर, किनको व्यवसाय का दर्जा दे दिया गया है, मतलब उनका सोर्स जो है नृत्य का वो अर्निंग हो गया, वो व्यवसायिक नृत्य। तो स्टार्टिंग में हमने क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा। क्षेत्रीय नृत्यों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण मैंने लिखा है वो थे। उसके बाद में जो धार्मिक नृत्य, धार्मिक नृत्य में मैं बताऊँ तो जो आपको अग्नि नृत्य, जशनाती संप्रदाय का, उसके बारे में वो सब पढ़ा हमने। जो व्यवसायिक नृत्य है, लास्ट वाला पॉइंट, क्षेत्रीय नृत्य के अंदर ट्रिक वगैरह भी ध्यान में रखी। जो नृत्य धार्मिक नृत्य है लेकिन अब व्यवसाय के पर्पज से यूज होने लगे हैं, वो नृत्य ध्यान में रखना है आपको। ये जो है शेखावाटी क्षेत्र का है, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है कच्ची घोड़ी, लेकिन अब व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आने लगा है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी वाला, ये भी अब जो है व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आ गया है। चरी, ढोल और भवाई, भवाई सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भवाई, इसको ध्यान में रखना आपको। तो व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में इन नृत्यों को रखा जाता है, भवाई, चरी, ढोल, कच्ची घोड़ी और 13 ताली नृत्य। कौन से नृत्य हैं? व्यावसायिक नृत्य हैं। इसके बाद में कुछ प्रसिद्ध कलाकार, ये वाली टेबल आप मतलब अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना, क्योंकि नृत्य पढ़ लोगे और उसके बाद में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल के आएंगे जो मतलब आप नृत्य से बाहर के आपको आ जाएंगे कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो मैंने टेबल की फॉर्म के अंदर इसको बना करके दिया है कि नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार, ये टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट। भवाई नृत्य है, व्यवसायिक नृत्य बन गया है। इन व्यवसाय के पर्पज से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं? अस्मिता काला सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। भवाई कलाकार अस्मिता काला, इनके अलावा रूप सिंह और श्रेष्ठा सोनी। कच्ची घोड़ी नृत्य, शेखावाटी वाला नृत्य, कौन है इनके कलाकार? छवरलाल गहलोत और गोविंद पारिक। ढोल नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जय नारायण व्यास इसको प्रकाश में लेकर के आए, ये ध्यान में रखना आपको ढोल नृत्य के बारे में। गुड़ला नृत्य जो मेनली जोधपुर विशेष है और नववर्ष पर मनाया जाता है, मैंने आपको मेले त्योहार में ही बताया, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है उसको नववर्ष या गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, उसी टाइम पर जो गुड़ला नृत्य करती हैं। रूपायन संस्थान जो है बोरुंदा, उसने इसका संरक्षण किया और रूपायण संस्थान की उनकी स्थापना किसने की? कमल कोठारी जी ने। ठीक है। 13 ताली नृत्य कौन सा? रामदेव जी वाला, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा? मांगीबाई, मोहिनी, नारायणी और लक्ष्मण दास। आपको नाम भी दे देगा कि ये किस नृत्य से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है 13 ताली नृत्य से। अग्नि नृत्य, बीकानेर कतरियासर, जसनाती संप्रदाय, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको संरक्षण दिया। कालबेलिया नृत्य सारे ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से कालबेलिया समाज के नृत्य हैं। इंपोर्टेंट गुलाबो, इंपोर्टेंट नाम है।
जैसे गुलाबो, मांगी बाई, छवरलाल गहलोत, अस्मिता काला, ये वो नाम हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चरी नृत्य किशनगढ़ की फल्कूबाई, इनके अलावा श्रीमोहन गौड़, कुमारी सुनीता रावत। कथक के प्रसिद्ध कौन है? बिरजू महाराज। अच्छा इंपॉर्टेंट ये जो मैं आपको, अस्मिता काला, छवरलाल गहलोत, रूपायन संस्थान बोरुंदा, ये तो है ही, मांगी बाई, गुलाबो, कंचन सपेरा, और इनके अलावा फल्कूबाई और बिरजू महाराज। ये ऐसे नाम हैं, ये डायरेक्ट नाम आपको एग्जाम के अंदर देगा, ये किस नृत्य से रिलेट करते हैं। सारी टेबल इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करोगे तरीके से कि कौन कौन से नृत्य हैं और कौन कौन से उनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये अपना नृत्य का टॉपिक था, लोक नृत्य का टॉपिक था राजस्थान के। क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक, जनजातीय और व्यावसायिक। व्यावसायिक नृत्यों में कौन कौन से व्यवसाय के में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनसे जुड़े हुए, उसके बारे में हमने लिखा। और जनजातीय नृत्यों में हमने ट्रिक वगैरह देखी, और जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे। सारे पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट डाउन करके रख लेना है। तो ये अपना आज का टॉपिक था, राजस्थान के लोक नृत्य। इसके बाद में आपको डायरेक्ट लोक नृत्य में MCQ प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइज, थैंक यू। राजस्थान आर्ट कल्चर में आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र किन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके बाद में जो तत्वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया, तत्, घन, सुशिर और अवनद, इनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। और इस लास्ट में हम जो इमेजेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक आप ध्यान में रख सको। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के लोकवाद्य यंत्र। तो सामान्यतः जो लोकवाद्य यंत्र हैं उनको 4 प्रकार में या 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? घन वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और तत्वाद्य यंत्र। देखो, जो घन वाद्य यंत्र हैं वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं और जिन पर आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र में। घन वाद्य यंत्र हैं उन पर भी चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अवनद वाद्य यंत्र हैं उन पर भी चोट मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ठीक है। लेकिन ये घन वाद्य यंत्र हैं वो धातु से बने होते हैं। अवनद वाद्य यंत्र हैं उन पर चमड़े की जो लेयर है उस पर प्रघात किया जाता है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। इनके अलावा तत् है जिनमें तार बना हुआ है, तार लगा हुआ है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, वो तत् है। और सुशिर जो फूक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो सुशिर है। सिंपल है एकदम। घन, अवनद या ताल, सुशिर और तत्वाद्य यंत्र जिनमें तारों से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जिनको गज की सहायता से बजाया जाता है वो उनको वितत कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर ही एक सब कैटेगरी है वितत, जिसको गज की सहायता से आपको बताऊंगा मैं तत्वाद्य यंत्र के अंदर। पहले क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया है। घन वाद्य यंत्र जो धातु से बने होते हैं और उन पर प्रघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं और उन पर प्रघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। सुशिर वाद्य यंत्र फूक मार करके, और तत्वाद्य यंत्र मतलब तारों के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो चारों प्रकार ध्यान में रखना है, घन, अवनद, सुशिर और तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। 4 कैटेगरी है। इनके बाद में हम पढ़ते हैं अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अवनद या ताल कौन से? जो चमड़े के बने हैं, मतलब उनकी लेयर जो चमड़े की है और उस चमड़े पर वार करके प्रघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वो कौन से हैं? जो है अवनद या ताल वाद्य यंत्र। कौन कौन से हैं इनके अंदर? डेरू, डमरू, ढोलक, मांदल, मृदंग, पखवाज, ढोल, माठे या माठ, खंजरी, चंग, ढप, घेरा, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम, टामक, दमामा, तासा, धोसा, ढाक, तबला और धूम धड़ाम। इनमें से दमामा आपने क्वेश्चन में देखा होगा, नौबत, माठे या माठ, मांदल, ये ऐसे नाम हैं जिन पर आपको MCQ भी जो करवाए हैं उनमें मिल जाएंगे। अवनद वाद्य यंत्र हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना घन वाद्य यंत्र। कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो घन वाद्य यंत्र? घन कौन से? जो धातु के बने होते हैं और धातु पर प्रघात करके ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कौन से हैं? घन वाद्य यंत्र। कौन कौन से हैं घन वाद्य यंत्र के अंदर? करताल, खड़ताल, टिकोरा, वीर घंटा,
या फिर घंटा, घड़ियाल, लेजिम, गराशिया, श्रीमंडल, रमझोल, झांझ, मजीरा, झालर, थाली, चिमटा, घुरालियो, भरनी और घुंघरू, इन सब की मैं इमेज भी डिस्प्ले करूंगा। इनिशियली आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इमेज तो आप नोट डाउन करोगे नहीं, इनको नोट डाउन करके रखना है, फिर इंटरलिंक करेंगे इमेज के थ्रू। पहले आपको अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र ये होते क्या हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इनके अंदर कौन कौन सी कैटेगरियां हैं जो इनके अंदर आती हैं, वो नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, तो घन वाद्य यंत्र के अंदर ये वाले जो घन वाद्य यंत्र हैं वो सब आते हैं। सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर जो फूक मार कर बजाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? सहनाई, भूंगल, बांसुरी, अलगोजा, सतारा, बांकिया, बिगुल, शिंगा, मसक, मोरचंग, सबसे छोटा जिस वाद्य यंत्र है मोरचंग, नड़, पुंगी, टोटो, शंख, कर्णा, नागफणी, मुरल, सुरनाई, तुरई और बरगू, कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट नोट डाउन करके रखोगे आप। नेक्स्ट है तत्वाद्य यंत्र, फोर्थ वाला, कौन से? जो तार से बजाए जाते हैं, तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। कौन कौन से हैं? रावण हत्था, इकतारा, चौतारा, तंदुरा, कमायचा, रबाब या रबाब भी बोलते हैं इसको, रबाज भी बोला जाता है, रबाब भी दिया जाता है, सारंगी, भपंग, जंतर, चिकारा, गुजरी, सुरिंदा, दुकाको और सुरमंडल। अच्छा, ये जनजाति से भी रिलेट करेंगे, आपको नृत्य से भी रिलेट करेंगे कि ये वाद्य यंत्र कौन सी जनजाति बजाती है, किस नृत्य में बजाती है। और वाद्य यंत्र के अंदर तो पूछा ही जाएगा कि अब आपको जंतर वाद्य यंत्र आपको पता होना चाहिए कि तत्वाद्य यंत्र है, गुजर समुदाय द्वारा बजाया जाता है, किस नृत्य में बजाया जाता है, सब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिलहाल वाद्य यंत्र का टॉपिक है तो वाद्य यंत्र के बारे में कि तत्वाद्य यंत्र के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र सम्मिलित किए जाते हैं। अच्छा, ये आपका जो है वाद्य यंत्र का इतना टॉपिक जो आपको बेसिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रहना चाहिए, लेकिन इसको इम्पोर्टेंटली माइंड में कैप्चर, इमेज को कैप्चर करना है। जो भी इमेज आपको डिस्प्ले की जाए वो इमेज को आपको कैप्चर करना है, और बाकी नोट डाउन कर रखे हैं वो नोट्स तो आपको रिवाइज करने ही हैं। ये इमेज के थ्रू आप देखना कि इमेज देख के आपको पहचानना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। पहला है डमरू। अब डमरू में देखना, ये यहां पर ये चमड़े का बना हुआ, इससे ध्वनि उत्पन्न होगी, तो कौन सा वाद्य यंत्र है? ये अवनद वाद्य यंत्र है। तो डमरू कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। आई चीज समझ में? डमरू कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। रिलेट कर पा रहे हो अभी? नेक्स्ट देखो ढोलक, इस पर मारने से ध्वनि उत्पन्न होगी, चमड़े पर मारने से कौन सा हुआ? अवनद वाद्य यंत्र। मांदल इस प्रकार का होता है, मांदल अवनद वाद्य यंत्र। नौबत, इस पर मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है। इमेज देखते जाना और इमेज को माइंड में कैप्चर करते जाना है कि इस टाइप की इमेज है। तो आप मान लो नौबत आपके सामने ऑप्शन में आया तो आपको बाई इमेज भी ध्यान में रह जाएगा, अच्छा नौबत ऐसी वाली इमेज थी तो ये वाला वाद्य यंत्र होगा इसका। ठीक है, तो इमेज के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश करना कि ये नौबत वाद्य यंत्र कौन सा? अवनद वाद्य यंत्र। नगाड़ा अवनद वाद्य यंत्र, इमेज अपने माइंड में कैप्चर करने की कोशिश करना। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बताओ? मैंने आपको बताया था, एक तो है जो चमड़े पर मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, दूसरा है धातु या धातु के अलावा लकड़ी या धातु दोनों ही हो सकते हैं, जैसे इसके अंदर धातु भी है लकड़ी भी है। तो ये वाले वाद्य यंत्र हैं वो हैं आपके घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र, इनमें धातु पर या लकड़ी पर मारकर जो है ध्वनि उत्पन्न की जाती है और वो घन वाद्य यंत्र। करताल है, इस टाइप से इसकी इमेज होती है, इस टाइप से ये होता है करताल, और इनको बजाने से जो क्लैंप करते हैं इसको, तो करताल ध्वनि उत्पन्न करता है, घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, खड़ताल, खड़ताल के बारे में जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको भी मैंने साथ में इंक्लूड किया है, तो नोट डाउन करके रखना। जैसे आप खड़ताल अगर लिखते हो तो खड़ताल का जादूगर सद्दीक खां मांगणियार झापली गांव बाड़मेर से हैं, वर्तमान में प्रसिद्ध हैं गाजी खान बड़ना। तो खड़ताल के बारे में ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखना। आपको पूछेगा कि खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सद्दीक खां मांगणियार को कहा जाता है। किस कहाँ से रिलेट करते हैं? झापली गांव बाड़मेर से। वर्तमान में कौन है? गाजी खान है।
कौन सा वाद्य यंत्र है खड़ताल? घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल जो आप स्टार्ट में देखे आपको, करताल खड़ताल दोनों घन वाद्य यंत्र। इसके बारे में, खड़ताल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है झांझ। ये धातु है और इन धातु को दोनों को मारने से ध्वनि उत्पन्न होगी, तो कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? घन वाद्य यंत्र। ठीक है, झांझ। ये रमझोल, पैरों के अंदर नाचते टाइम पैरों के अंदर भी बांधी जाती है रमझोल, और ये ध्वनि उत्पन्न करती है। घुंघरू जो इसके अंदर आपको ये दिख रहे हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये इसको बोला जाता है रमझोल। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। झालर, इस टाइप का होता है झालर। ये जो है स्कूल की घंटी मान लो आप, मंदिर में बजाया जाता है झालर। चिमटा, ये आपने देखा होगा, जो बाबा जी वगैरह होते हैं उनके पास में चिमटा इस टाइप का। कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है शहनाई। अब हम बात कर रहे हैं सुशिर वाद्य यंत्र के बारे में, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं। इमेज में मैंने वो इंक्लूड किए हैं जिनसे आपको डायरेक्ट मतलब माइंड में कैप्चर नहीं करता। अब मैं आपको घन वाद्य यंत्र के अंदर चिमटा बोल लूँ या घुंघरू बोल लूँ तो आपको इमेज आराम से कैप्चर हो सकती है कि घुंघरू कैसे बजता होगा, या चिमटा भी इंक्लूड किया। चिमटा वो अलग टाइप का था, इसलिए मैंने। अब मजीरा बोल लूँ या झांझ बोल लूँ, तो कुछ कुछ ऐसे हैं जो मतलब जैसे वीर घंटा या घंटा इस टाइप के हैं, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया घन वाद्य यंत्र के अंदर, क्योंकि जो डायरेक्ट आपको नाम से पता लग रहा है उनको अपने ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन रमझोल आ गया तो आपको पता नहीं है, वो माइंड के अंदर रमझोल बोलने से इमेज ही नहीं आ पा रही है, उनमें दिक्कत है। अच्छा, शहनाई को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इसमें प्रसिद्ध आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रसिद्ध कौन हैं, और इसमें जो विश्व स्तर पर जिन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त किया बिस्मिल्लाह खां, और राजस्थान के प्रसिद्ध हैं चांद मोहम्मद खां। इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों याद रखेंगे। शहनाई के बारे में, किस प्रकार का? सुशिर वाद्य यंत्र। नेक्स्ट देखना अलगोजा। दोनों ये जो हैं इनको फूंक मार के बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, अलगोजा के बारे में इस टाइप का होता है अलगोजा। मोरचंग, मोरचंग को क्या बोला जाता है? ज्यूप हार्प भी कहा जाता है। ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ये आपको इमेज के अंदर बड़ा दिख रहा होगा, मतलब आप मान के चलो कम से कम ये मतलब 10-12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी, इतनी ये 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी, और सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है मोरचंग। ठीक है, मसक, इस टाइप का मसक होता है, फूंक मार के बजाया जाता है, सुशिर वाद्य यंत्र है। नड़, इस टाइप का नड़, सब सुशिर वाद्य यंत्र है। नागफणी, नाग के प्रकार की होती है, नाग के आकार की होती है, तो इसी से नागफणी। और कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, फूंक मार के बजाया जाता है। ठीक है, कर्णा, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, इस टाइप से होता है कर्णा। रावण हत्था, अब है तत्वाद्य यंत्र। यहां पर ये तार दिख रहे हैं आपको, ये तार दिख रहे हैं, तार से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कैसा हो गया? तत्वाद्य यंत्र। रावण कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। एक मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वित्तत, वित्तत के बारे में मैंने चर्चा की थी आपको, और मैंने आपको बोला था कि जो गज की सहायता से जो है ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये है गज, ये है गज, इसकी सहायता से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वित्तत। तो तत् के अंदर ही कैटेगरी है वित्तत। तो ये किस प्रकार का है? तत् में भी वित्तत है, ये गज की सहायता से बजाया जाता है। रावण हत्था किस प्रकार का है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट इकतारा किस प्रकार का है? यहां पर तार लगा हुआ होता है, किस प्रकार का है? आपका तत्वाद्य यंत्र है। अच्छा, तारों के संख्या के बारे में भी आपको याद रखना है, आपका जो है होमवर्क है, यहां पर लिखोगे तत्वाद्य यंत्र और यहां पर लिखोगे तारों की संख्या। तारों की संख्या, किस वाद्य यंत्र के अंदर कितने तार हैं और तत्वाद्य यंत्र कौन सा है और उसके अंदर तारों की संख्या कौन सी है, ये आपको खुद से करना है। एक तारा क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, कमायचा, कमायचा क्या है? कमायचा एक बादशाह कौन है? कमल साकर खां, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। तार के माध्यम से बजाया जाता है, तत्वाद्य यंत्र है कमायचा। ठीक है,
नेक्स्ट देखना रबाब। रबाब भी कैसा है? तत्वाद्य यंत्र। ये तार लगे हुए हैं यहाँ पर, तो जो है रबाब जो है तत्वाद्य यंत्र है। बपंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। जुहुर खां मेवाती, बपंग के जादूगर कहा जाता है जुहुर खां मेवाती, और जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं बपंग है। इस प्रकार की इमेज होती है बपंग की, आपको ध्यान में रखना है प्रसिद्ध कलाकार कौन है इनके। चिंकारा, इमेज देख सकते हैं आप, चिंकारा इस टाइप का होता है। जंतर वाद्य यंत्र, ये इमेज आपको दिखाई मैंने, जंतर वाद्य यंत्र। अच्छा, जंतर वाद्य यंत्र कौन? गुर्जर समुदाय से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, जिसमें लोकवाद्य यंत्रों के बारे में हमने बात की। चारों प्रकार किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से वाद्य यंत्र उनमें इंक्लूड किए गए हैं, और इमेज के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर आपको जो है कैप्चर करना है। एक बार वापस से देखो, डिस्प्ले करता हूं मैं आपको। जो वाद्य यंत्र हैं उनमें डमरू, ढोलक, मांदल, नौबत, नगाड़ा, करताल, खड़ताल, झांझ, रमझोल, झालर, चिमटा, सहनाई, अलगोजा, मोरचंग, मसक, नड़, नागफणी, कर्णा, रावण हत्था, इकतारा, कमायचा, रबाब, भपंग और चिंकारा, जंतर। ये वाद्य यंत्र हैं, आपको इमेज के माध्यम से याद रखने की कोशिश करना है इनको। ठीक है, तो आपका टॉपिक जो था वाद्य यंत्रों का, नोट डाउन करके रखना। इसके बाद में डायरेक्ट आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, थैंक यू। आज का आपका टॉपिक लोकवाद्य यंत्र का। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर आर्ट कल्चर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू डियर। राजस्थान आर्ट कल्चर से आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के आभूषण। आभूषण में स्त्रियों के आभूषण, पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण, तीनों प्रकारों को कवर करने जाएंगे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आप मानकर चलो कि जो स्त्रियों के आभूषण हैं उनसे क्वेश्चन आपको पुट किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान का आभूषण जो है, राजस्थान के जो भी आभूषण हैं उनमें इमेज के थ्रू भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले पॉइंट बाय पॉइंट जो स्त्रियों के आभूषण हैं उनको डीप से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के आभूषण। राजस्थान के आभूषण में जो स्त्रियों के आभूषण हैं उनको इमेज के थ्रू कवर करेंगे, बट बाय द एंड में करेंगे। इससे पहले जो स्त्रियों के आभूषण हैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट करने जाएंगे। स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण सबसे पहले करने जाएंगे कि स्त्रियों के आभूषण के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्त्रियों के जो सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, पूरे स्त्रियों के आभूषण कवर करने जाएंगे। उसके बाद में पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण, तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं स्त्रियों के आभूषण। स्त्रियों के आभूषण में भी स्त्रियों के सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, तो देखना, शिशफूल, गोफण, बोर, गोफण काफी बार नाम पूछा जाता है। रखड़ी आपको नाम से ही पता लग जाएगा। पत्री, झेला, मोड़, टीका, टिड्डी बड़को, मेमद, मेमद माथे की मेमद सिर का होता है आभूषण। मेमद कहाँ की? माथे की मेमद कहाँ का? सिर का आभूषण। फीणी, सांकड़ी, सारे नाम सिर के आभूषण, स्त्रियों के सिर के आभूषण इंपॉर्टेंट याद रखना है। लास्ट में इमेज के थ्रू कवर करेंगे अपन। नेक्स्ट देखना, स्त्रियों के कान के आभूषण कौन कौन से हैं? कर्णफूल, पीपल पत्र, झुमका, झुमकी, ओगन्या, ओगन्या काफी बार एग्जाम में पूछा गया। गुदड़ा, मोर, मोर भंवर, लटकन, टोडी, लूंग, ओगट्या, चेला और चौकड़ा। इनमें ओगन्या सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसके अलावा बताऊं तो पीपल पत्र भी आपको पूछा गया है। कहाँ का आभूषण? कान के आभूषण है। ठीक है, लूंग जो है पुरुष भी पहनते हैं। ओगन्या, पीपल पत्र, कान के आभूषण, स्त्रियों के कान के आभूषण। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रियों के नाक के आभूषण कौन कौन से? नथ, बेसर, काटा, भंवरा, नकेसर, बुलाक, चौंप, कोका, कोको, खीवण और वेण। देखो, चौंप और चूंप, एक तो है चौंप, चौंप तो है नाक का, और एक होता है चूंप, चूंप है दांत का।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। नाक के आभूषण इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है दांत के। ये चूंप बताया ना, दांत का आभूषण मतलब सोने का दांत टाइप पहना जाता है, उसका कवर पहना जाता है दांत पे, उसको बोलते हैं चूंप। रखन, धांस, मेक और मासा किसके आभूषण? दांत के आभूषण, स्त्रियों के दांत के आभूषण। नेक्स्ट है गले के, स्त्रियों के गले के आभूषण कौन कौन से? टिमणियां, थमणियों, आड़, झालरा, टुस्सी, बजटी, जुगनी, हालरो, खुंगाली और हार वाले जो भी हैं वो सारे किसके होंगे? गले के होंगे। हमेल, इनमें इंपॉर्टेंट हमेल, टिमणियों, टुस्सी, बजटी, ये सारे आपको ध्यान में रखने किसके हैं? स्त्रियों के गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट देखना कि भुजा के आभूषण, स्त्रियों के भुजा के आभूषण कौन कौन से हैं, मतलब भुजा के अंदर पहना जाता है, यहां पर ये वाला जो एरिया है इसमें पहना जाता है। बाजूबंद, टड्डा, अणत और तकमा किसके? स्त्रियों के भुजा के आभूषण हैं। नेक्स्ट है कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण में ये वाला जो है बल्ल्या, ये होती हैं सफेद रंग की जो चूड़ियां होती हैं, सफेद हाथी दांत की चूड़ियां होती हैं। बल्ल्या कहां पर? कलाई के अंदर। मोकड़ी, गोखरू, गोखरू इंपॉर्टेंट, गोखरू पूछा जाता है आपको। सारे नाम है स्त्रियों के कलाई के आभूषण, ये जो हैं एग्जाम के अंदर आए हुए हैं आपको। बल्ल्या पूछा हुआ है, गोखरू पूछा हुआ है, और बाकी भी अलग अलग एग्जाम्स के अंदर हर में पूछे हुए हैं। कलाई के इंपॉर्टेंट आभूषण काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कलाई के ये आभूषण है। नेक्स्ट है कि हाथ की अंगुलियों के, स्त्रियों के हाथ की अंगुलियों के दामन, अर्शी, हथफूल, वो एक सॉन्ग में भी आता है ना, दामन नीचे पैरी जूती ऐसे करके आता है ना, तो दामन कहाँ का है? हाथ का। दामन नीचे पैरी जूती ऐसे करके आता है ना एक, आपको ध्यान में होगा। तो दामन कहाँ का है? हाथ में पहना जाता है दामन। दो अंगुलियों के अंदर एक साथ, मतलब जैसे अंगूठी होती है एक, तो एक होता है दामन। दामन मतलब जैसे एक साथ कंबाइंड पहना जाता है वो, मतलब आपने देखा भी होगा जो ये जो एक्ट्रेस वगैरह हैं वो काफ़ी बार आपको नोट डाउन करने को मिल जाएगा। ये दामन का, हाथ की अंगुलियों का आभूषण एक साथ पहनी जाती है, ये रहा दामन। कमर के आभूषण, कमर के कौन से हैं? कंदोरा, कणकती, करधनी, ये तागड़ी, शटका, तकड़ी, ये सारे किसके हैं? कमर के आभूषण हैं स्त्रियों के। पैर के आभूषण, स्त्रियों के पैर के आभूषण कौन से हैं? कड़ा, रिमझोल, एक रमझोल था वो वाद्य यंत्र है, रिमझोल है वो पैर का आभूषण है। झांझर, नेवरी, टकना, मक्या, झाझर, ये सारे स्त्रियों के पैर के आभूषण हैं। ठीक है, पैर की अंगुलियों के आभूषण, बिछिया, गोल्या, अटवण। जैसे बिछिया है ना, ये पैर की अंगूठी होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे इस टाइप से, मतलब यहां से ये डिस्कनेक्ट रहती है, मतलब ध्यान में होगा, जो गांव से रिलेट करते हैं उनको पता होगा बिछिया किसको बोलते हैं। पैर की अंगुलियों में पहनी जाती है, मतलब जैसे जो रिंग होती है वो टोटल ये पैक होती है, सारी तरफ से पैक होती है, मतलब जैसे पूरी कंबाइंड है वो पैक रहेगी। ये बिछिया है, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट रहती है, इसको क्लैंप की तरह मतलब इसको डाला जाता है बिछिया को पैर की अंगुली के अंदर। ठीक है ना। अब देखना, आप इमेज के थ्रू याद रखना चाहो, जो भी आपको आभूषण बताए हैं उनको ये प्रिंट आउट लेकर के जो है आप इमेज के थ्रू भी ध्यान में रख सकते हो। इमेज के थ्रू नहीं रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, अलग अलग जैसे आपको बताए शरीर के अंगों के हिसाब से आपको अलग अलग नोट डाउन करके रख लेना है। बाकी इस वे में याद रखना चाहो इस वे में रख लो याद, कोई दिक्कत नहीं। अब है पुरुषों के आभूषण। तो पुरुष तो क्या ही आभूषण पहनते हैं आपको पता ही है, नए के बराबर है, मतलब एक स्लाइड में इसमें पूरा है, बाकी स्त्रियों के ही हैं आभूषण हैं वो, समझ रहे हो ना। पुरुष कुछ आभूषण नहीं पहनते, बस ये मैं पहन रखा है, ये कड़ा और ये बस ये ही पहनते हैं, और इसके अलावा कुछ ना है। ये 2-3 और मैंने निकाल दिया, बाकी आपको मैं दिखाई देता, वरना राजस्थान के क्या ही हैं। कलंगी, सहरा, ये सब शादियों में पहने जाते हैं, जो कलंगी, सहरा, सिरपेंच है, ये सारे जो शादियों के अंदर जो साफा बांधते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, आपने देखा होगा, सिरपेंच देखा होगा, कलंगी देखा होगा, जो साफा है उसके ऊपर लगाते हैं, सहरे को लगाते हैं। सहरा तभी तो बांधा जाता है, शादी में ही तो बांधते हैं सहरा वगैरह। तो शादियों वगैरह में ही आभूषण पहनते हैं, बाकी कोई आभूषण जो है पुरुषों के कोई आभूषण नहीं होते। नरमुख, झाले, लौंग,
बाजूबंद, बलेवड़ा, छेलकड़ी, मुर्की, ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रख सकते हो बाई द वे, इनकेस पूछता है तो इस पुरुषों के आभूषण आप, बाकी मेनली स्त्रियों के आभूषण ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बच्चों के आभूषण, बच्चों के आभूषण एक बार ध्यान में रख लेना, हंसली, कांठला, कड़े, पेजनी और नजरिया। निजरिया बोलते हैं, निजरिया जैसे आप एक जो है छोटे बच्चों को बांधा जाता है, एक तो होते हैं सफ़ेद रंग के मोती, एक है काले रंग के, काले और सफ़ेद रंग के जो मोती हैं उनका मिक्सर में एक माला बनाई जाती है, आपने देखा होगा गाँव के अंदर, उसको बोलते हैं निजरिया। निजरिया बांधा जाता है मतलब बच्चों के आभूषण। ऐसे इस टाइप से एक माला होती है, जैसे ये आपको बताऊँ तो मैं जैसे सीक्वेंस के अंदर, जैसे ये काले रंग के हैं और ये वाइट की जगह मैं वाइट को सिंबलाइज कर देता हूँ ग्रीन से, मान लो ये वाला जो है वाइट है, ये वाइट बोर्ड है इसलिए वाइट पे नहीं दिखेगा, वाइट डिस्प्ले है अभी फिलहाल तो इस पर दिखेगा नहीं, तो ये वाइट ये है और ये जो ब्लैक है, इस टाइप का ये निजरिया होता है, बच्चों के आभूषण में है, इसको इंक्लूड करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात जो आभूषण के बारे में, कि राजस्थान के आभूषण और रत्न व्यवसाय के अंदर सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, जयपुर है, वो सबसे प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपको स्त्रियों के आभूषण मेनली ध्यान में रखने हैं, स्त्रियों के जो मैंने सारा 1 बाय 1 करके बताया आपको कि स्त्रियों के आभूषण, सिर के आभूषण कौन से हैं स्त्रियों के, कान के आभूषण कौन से हैं, नाक के कौन से हैं, दांत, चूंप और चौंक में क्या डिफरेंस है, गले के आभूषण कौन से हैं, भुजा के आभूषण कौन से हैं, ये बल्ल्या, ये पूछा गया एग्जाम में पूछा गया, कलाई के आभूषण है, गोखरू के लिए पूछा गया है, हाथ की अंगुलियों के आभूषण है, दामन के लिए ध्यान में रखना है, कमर के आभूषण कौन से हैं, पैर के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण कौन से हैं, तो ये सारे जो स्त्रियों के आभूषण हैं वो इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान में रखना है, 1 बाय 1 करके पॉइंट वाइज पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। और इसके बाद में जो भी एग्जाम में रिलेटेड एमसीक्यू हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, उन पर जाना है डायरेक्ट, क्योंकि आभूषण के अंदर इतना ही है और आभूषण के लिए आपको कोई ट्रिक वगैरह विशेष जो है आभूषण के अंदर ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। आप मतलब 3 या 4 बार आप रिवाइज करते हो, आपको ध्यान में रह जाएगा कि हाँ ये है, आपको दामन का ध्यान में रह जाएगा कि हाँ यहाँ गोखरू कहाँ पर है, आपको ध्यान में रह जाएगा, ओगन्या कहाँ पर है, तिमणियाँ कहाँ पर है, सारे मतलब 2 बार आप रिवाइज करोगे, इतने के अंदर आपको आभूषण क्लियर हो जाएंगे। और मेनली आपको स्त्रियों के आभूषण ध्यान में रखने हैं, बस इतना ही तो है। और बाकी इमेज के थ्रू ध्यान में रख सकते हो तो इमेज के थ्रू ध्यान में रख लो, कोई बुराई नहीं है, जिस वे में याद रख सकते हो उस वे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका था राजस्थान के आभूषण के बारे में। ओके गाइस, इसको बाइंड अप करते हैं यहीं पे सेशन को। ओके, थैंक यू।